कराची के लिए अरबों का पैकेज, क्या इस बार शहर की किस्मत बदलेगी? कई मामलात पर इख्तिलाफात का शिकार। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का रोशनियों के शहर के लिए इत्तफाक कितना कारगर साबित होगा? पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम के नुमाइंदों से होगी अहम मामले पर खुसूसी गुफ्तगू। तालीम का पहिया चलाने की तैयारियां, क्या स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और वालिदैन तैयार भी हैं? एसओपीज क्या होंगी? अमल दरामद कैसे होगा? बच्चों को कोरोना से बचाया कैसे जाएगा? हम इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और जैसे कि आपने हमारी टॉप स्टोरी से जाना कि आज हम खास तौर पर कराची के ऊपर फोकस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा तस्करा करेंगे कि ये जो छोटे बड़े बच्चे हैं इनके लिए तालीम का सिलसिला एक बार फिर किस तरह से शुरू किया जाए। इसे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। मरहलावार करेंगे तो बड़ी सहूलत से काम हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाएं, इसका ऐलान किया है, मरहलावार किया है। और इस बारे में हतमी फैसला करने के लिए अब जायजा इजलास भी होगा। आज बैठक लगेगी। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम ने शिरकत की थी। ऐसा तय पाया था, अब ऐसा होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पहले खोलेंगे, ऐसा भी तय किया गया था। अब इसके ऊपर भी बात होगी। सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल्स इसके बाद खोले जाएंगे। कुछ ये मामला भी तय पाएंगे। हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों की और इसी से मुताल्लिक मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया कराची से चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह साहब ने। तारिक शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, प्लीज़ सबसे पहले बताइएगा तैयारियों से मुताल्लिक आपकी एसोसिएशन की तैयारी इससे मुताल्लिक कैसी है कि टीचर्स को और स्टाफ को एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने से मुताल्लिक जो उनकी ट्रेनिंग होनी थी, क्या वो मुकम्मल हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर हमने एक एसओपी डेवलप किए हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड एप्लीकेबल टू एवरी स्कूल। जो छोटा स्कूल हो या बड़ी बिल्डिंग में स्कूल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। सेकंड चीज कि हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है दिफा के नाम से। हम टीचर्स करोगे और इंशाल्लाह अगर आज मीटिंग में ये अलाउ कर दिया जाता है कि 15 सितंबर जो स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हम और स्पीड अप कर देंगे अपनी ट्रेनिंग्स को और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे प्लान तरीके से जो है वो स्कूल्स को रीओपन करेंगे। ठीक सर, प्लान तरीके से एक मिनट, प्लान तरीके से आप कह रहे हैं कितने दिनों की इसमें तैयारी आ जाएगी? थोड़ा सा वो बताइए। अगर आप पेरेंट्स को ये बता पाएंगे कि भाई हम इतने दिनों से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो हमारे टीचर्स हैं, दीगर स्टाफ है, इन सबको ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरह से बच्चों को मैनेज किया जाएगा, स्टूडेंट्स को मैनेज किया जाएगा, तो ये वाकई तारिक शाह साहब उनके लिए इत्मीनान की बात होगी। मैं आपको बताऊं, देखें अगस्त के मिड से जो है वो मामला स्टार्ट हो गए थे और डिफरेंट जो एसओपीज एक गर्दिश कर रहे थे वो इनफॉर्मली कर रहे थे, लेकिन उसके तहत जो है स्कूल्स ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी लास्ट मीटिंग जो हुई है उसके अंदर फाइनल एसओपी सिंध के आ गए हैं, तो उस बेसिस है ना अभी हमारे पास कंसेक्यूटिवली एक ही वीक और मजीद बाकी है, तो हम उसमें और अच्छी तैयारी से उन एसओपीज के मुताबिक भी काम कर लेंगे। ठीक सर, साथ रहिएगा। हमें काशिफ जावेदानी साहब ने भी, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। काशिफ साहब, प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कि पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मुशावरत आप लोगों की भी होती होगी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सिंध तो यहाँ पे तो ये खबरें हैं कि पहले यूनिवर्सिटीज़, फिर कॉलेजेस, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। पंजाब में क्या हो रहा है? वहाँ पर क्या डिस्कशंस हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पंजाब में बेसिकली ये जी है, मैं पंजाब गवर्नमेंट का जो है लो फीस जो है लेस देन 4000 है, उनका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हमारी जो मीटिंग्स होती रहती हैं उसमें स्कूल ओपनिंग के हवाले से तो बात होती रहती है। हमने उनको एसओपीज भी बना के दिए हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने लो फीस प्राइवेट स्कूल्स के अलग से एक एसओपीज बना के दी है कि जिसमें जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज होती हैं प्राइवेट सेक्टर के पास जो है, जो छोटे स्कूल्स मालकान हैं, तो उस हवाले से हमने किस तरह अपने एसओपीज के ऊपर फॉलो करना है, अमल करना है। तो हमारी मीटिंग्स तो चल रही हैं, काफ़ी अरसे से चल रही हैं और हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर मीटिंग होती है मिनिस्टर जो एजुकेशन मुराद राज साहब के साथ। तो उसमें एसओपीज भी दिए गए हैं, स्कूल ओपनिंग के हवाले से भी है और उनको ये बताया भी गया है कि
अगर आप स्कूल ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो फेज वाइज की भी ऑप्शन दी गई है कि पहले बड़ी क्लासेस को खोला जाए और ग्रेजुअली फिर लोअर क्लासेस की तरफ आया जाए, ताकि हमें भी पता चले कि हम एसओपीज को किस तरह इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं, और हमें भी इजी होगा पता करना कि बच्चों का जो रुझान है और पेरेंट्स का रुझान है वो किस तरह का है, कि वो एसओपीज को फॉलो करवाना चाह रहे हैं, और स्कूल ओनर्स को भी पता चल जाएगा कि कितने इजीली इसको हम मैनेज कर सकते हैं। काशिफ साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एसओपीज को फॉलो करना और उनको फॉलो करते हुए अगर इसके ऊपर भी जाना पड़ता है कि भाई कुछ क्लासेस एक दिन, कुछ क्लासेस दूसरे दिन, तो फिर आप लोग जो बच्चों को छुट्टी मिलती है हफ्तावार, उसको कैसे मैनेज करेंगे? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात ये हुई कि उन एसओपीज को फॉलो कराना भी ज़रूरी है, टीचर के ऊपर भी दबाव ना पड़े, बच्चे का कोर्स भी कवर हो जाए। इस सब को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिविजिट करनी पड़ेंगी। काशिफ साहब, उसमें एक हमने सजेशन दी थी कि ये जो पंजाब में एक फिनोमेना आता है, आपको पता है, स्मोक का जो होता है, बिल्कुल, और सर्दियों की छुट्टियों का जो होता है, हमने उसमें मिनिस्टर साहब को कहा था कि जब आप गैर मामूली हालात होते हैं तो हमें गैर मामूली फैसले लेने पड़ते हैं। इसमें हमने उन्हें कहा कि सैटरडे की जो छुट्टी है उसको ऑफ किया जाए, और जो ये सर्दियों की छुट्टियां इसको भी खत्म किया जाए, और स्मोक की जो छुट्टियां इसको भी कम किया जाए, ताकि हम अपना जो सिलेबस है उसको जो कवर कर सके। हमने पंजाब में एक सजेशन इनको ये दी थी और इसके ऊपर वर्किंग भी हो रही है कि स्मार्ट सिलेबस की बात की गई है, जिसमें जो सिलेबस को कम किया गया है कोरोना के तनाजुर में, और उस कम सिलेबस से ही अब एग्जामिनेशन होंगे। तो अब हमारे पास एक टाइम है कि हम उस कम सिलेबस को, जो स्मार्ट सिलेबस के नाम से वो कहा जा रहा है, उसको हम कवर अप कर सके टाइम में। और तो ये हमने सजेशन दी थी और इसके ऊपर वर्किंग भी हो रही है। ज़बरदस्त। मुझे बिल्कुल आपका एक छोटा सा कमेंट चाहिए इसके ऊपर। ये जो कोरोना के दिनों में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते रहे, स्मोक के दिनों में, और जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, इसको ऐसे मैनेज नहीं किया जा सकता था कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के ऊपर ही जाते? मैं खास तौर पर चलिए स्मोक के दिनों की बात कर लेती हूँ, एक शॉर्ट कमेंट चाहिए इसके ऊपर आपका। देखिए, मैं जो स्कूल्स हैं, लो फीस प्राइवेट स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो पाकिस्तान में 94% स्कूल की रिप्रेजेंटेशन है, और उन लो फीस प्राइवेट स्कूल में इंटरनेट की एक्सेस जो है और इस तरह की फैसिलिटीज बहुत मुश्किल है कि पहली दफा ये सराउ बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। काम था, फर्स्ट टाइम था, लेकिन ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और अल्लाह बेहतर करे कि काम अच्छा बेहतर होते रहे। तारिक शाह साहब, ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जरा प्लीज बताइए, कोर्स को कवर भी कराना है, टीचर्स को भी स्ट्रेस से बचाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा भी सहूलत में रहे, टीचर पर भी दबाव नहीं पड़े, और फिर उसके बाद में अगर आप लोग स्कूल इसी तरह से ओपन करते हैं कि आप मुख्तलिफ शिफ्ट में बुलाएंगे, मुख्तलिफ दिनों में क्लासेस को अरेंज करवाएंगे, तो फिर छुट्टी का क्या होगा? वो जो हफ्तावार छुट्टियां मिलती है बच्चों को। देखिए, मैं आपको एक चीज़ करेक्ट करूं कि सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो स्कूल्स को 15 सितंबर से खोलने की तजवीज़ रखती है, और आज मीटिंग में ये प्रपोज किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ द स्कूल, इनकी जो है पहली प्रपोजल में होगा, फिर हर वीक, एक वीक के बाद जो है वो फेज़ वाइज लोअर क्लासेस को खोला जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ बात हो रही है सिलेबस की, तो सिंध में कमेटीज़ पहले से बन चुकी हैं और 2 वीक से इस पे काम हो रहा है, और अब इंशाल्लाह इस कमिंग वीक के अंदर एक शॉर्ट सिलेबस जो है। जी, आपने कहा कि सिंध हुकूमत भी स्कूल्स खोलने के लिए तैयार है, क्या सईद गनी साहब ने यकीन दहानी कराई है आपको इस बात की कि सेकेंडरी स्कूल्स 15 सितंबर से खुलने जा रहे हैं इन सिंध? जी जी बिल्कुल, जो हमारी अभी सईद गनी साहब से मीटिंग हुई है तो हमने शेड्यूल बनाया, और जो प्रपोज होगा सिंध की तरफ से फेडरल के अंदर वो यही होगा कि 15 सितंबर से जो है वो सेकेंडरी क्लासेस जो हैं, क्लास 9th एंड 10th, वो स्कूल्स की ओपन कर दी जाएंगी। फिर 21 से जो है वो क्लास 6 to 8 ओपन कर दी जाएगी। फिर 28 से जो है वो लोअर क्लासेस सारी ओके, बिकॉज अजरा पेचोहो साहिबा ने हमारे शो में आकर कहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, देन कॉलेज, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, उन सब में हफ्ते का गैप होगा, एक हफ्ते के गैप से खोलेंगे। बट आपने कहा सईद गनी साहब ने यकीन दहानी कराई है और यही वो सजेशन रखेंगे जब इजलास होगा आज। ठीक सर, लेकिन मुझे ये बात बताइएगा कि एक डिस्कशन सिलेबस जी आप सिलेबस पे भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी से मुतालिक एक प्रपोजल था। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट तो नहीं करते, बट मैं सवाल रखने का मकसद ये था कि मैं जान सकूँ कि स्कूल से मुतालिक क्या इस पर सोचा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में पहले 30 लोग बैठते थे और अभी अगर 1/3 स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठेंगे, जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा, और जो नहीं बैठ पाएगा वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, उसी क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। क्या ऐसा प्रपोजल स्कूल्स और से मुतालिक भी है? हाँ देखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो ये प्रपोजल बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन की तरफ ही रहेंगे, और फिजिकली बच्चे जो आना चाहें वो आने चाहिए। उसमें
एक स्कैटर्ड जो है ना वो स्टैगर पॉलिसी भी हो सकती है। सेकंड जी, स्कूल के अंदर ये वहाँ हो सकता है जहाँ हाई लेवल फी चार्ज हो रही है, जहाँ पेरेंट जो है वो वेल स्टैब्लिश्ड है और वो कन्वीनियंट है उनके लिए ऑनलाइन पढ़वाना, तो वहाँ तो ये हो सकता है और हो भी रहा है। काफ़ी स्कूल्स के अंदर पोलिंग की गई है कि मेजॉरिटी पेरेंट ने कहा है कि हम ऑनलाइन में अभी सेटिस्फाइड है तो हम ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। तो उनके लिए फिर ये है कि वो जो थोड़े से बच्चे होंगे उनको एक ही शिफ्ट में बुलाकर वो पढ़ा सकते हैं। यानी ये पेरेंट्स की मर्जी है। चैलेंजिंग काम वहाँ होगा जहाँ लो फीस तक स्कूल नहीं, और ये एट द वेरी सेम टाइम एक तो ये कि पेरेंट्स की मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे ये कि एट द वेरी सेम टाइम ऑनलाइन क्लास भी होगी और फिजिकल क्लास भी होगी। क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यानी कुछ बच्चे स्कूल में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे तो जाना चाह रहे हैं, अगर कोई नहीं जाना चाह रहा, अगर पेरेंट्स नहीं भेजना चाह रहे, किसी का कंसर्न है तो वो उसी क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। ये प्रपोजल है फॉर सिंध। बिल्कुल बिल्कुल प्रपोजल है। और एक और प्रपोजल भी है कि अगर कोई स्कूल जो है वो ये समझता है कि वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है टू इम्प्लीमेंट दी SOPs, तो वो 15 सितंबर के बाद भी स्कूल खोल सकता है। उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं होगी कि 15 को ही खोलना है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी सारी अच्छी आसान से सजेशंस आपके पास है, चांस क्या है? कौन सी बात आपकी इजीली मानी जाएगी, किसके ऊपर आपको लगता है कि भाई देखिए ये वाले स्टेप्स जो है ना वो बहुत इजीली हमें फॉलो भी करने दिए जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? थोड़ा सा आपकी, क्योंकि बातचीत है तो इस वजह से पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल, देखें इस बार पहली दफ़ा ये है कि सारे प्रोविंसेस ऑफ 15 सितंबर पे खोलने के लिए एग्रीड नज़र आ रहे हैं। और इवन दी सिचुएशन इज़ आल्सो अलाउइंग अस कि सिचुएशन भी ऐसी है कि कोई कोरोना केसेस खास नज़र नहीं आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब स्कूल्स खुल जाने चाहिए, क्योंकि जब सारे सिविल सोसाइटी इसमें अब एग्री कर रही है तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि SOPs भी अब ऐसे हैं कि स्कूल्स में शिफ्ट वाइज मरहलावार ऑल्टरनेट डेज बुलाया जाएगा, बच्चों को सैनिटाइजेशन की जाएगी, टीचर्स ट्रेनिंग की जाएगी। इवन जो है वो जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो भी काफ़ी स्कूल्स ने खरीद लिए हैं, अब वो ट्रेनिंग उसकी भी हो रही है। तो ये सब मामला जो हैं वो इतने ऐसे हैं कि इम्प्लीमेंट कराए जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, बच्चा अगर स्कूल आएगा, कैंटीन्स नहीं खुलेंगी, असेंबलीज नहीं होंगी, और ब्रेक टाइम में बच्चे अपने क्लासरूम में बैठ के ही लंच करेंगे। वो SOP ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि हम जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने वालिदैन को जाके बताते हैं कि देखिए हमें स्कूल में ये पढ़ाया, हमें इस तरह से करना है। तो बच्चों की एक साइकी होती है कि वो अपनी टीचर की बात ही समझता है। तो अब जब टीचर इनको SOP समझाएंगे तो वो अपने बड़ों को भी और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट ला सकेंगे। ट्रू। काशिफ साहब, स्कूल्स के लेवल पर तो समझ हमें ये आ रहा है काम बहुत अच्छे से हो रहा है, चीज़ें जिस तरीके से मैनेज होनी चाहिए उस तरीके से काम हो रहा है, उस समत में काम हो रहा है। लेकिन एक मसला आएगा, वो मसला ये है कि बच्चा स्कूल कैसे आएगा। वो जिस वैन से आता है वो एक बड़ा चैलेंज होगा, उसको भी देख रहे हैं आप लोग। जाहिर है आपके अंदर आता तो नहीं है, बट जाहिर है आप इस मामले को देख तो जरूर रहे होंगे। और ये कि आपके सारे SOPs फेल हैं अगर बच्चा वही पुराने तरीके से स्कूल पहुंच रहा है तो। जी, इसमें बिल्कुल ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने मिनिस्टर जो है एजुकेशन पंजाब के, उनसे ये डिस्कस किया था बाकायदा। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमने उनको कहा था कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक एडवाइजरी दें कि जो ट्रांसपोर्टेशन के चलते हैं उनका कुछ सर्टिफिकेट भी होने चाहिए कि डिसइंफेक्ट किया हो वैन्स को और इस तरह के बसेस को, ये चेक भी करें वो। ये लाजमी चीज़ है कि अगर ट्रांसपोर्ट का सिलसिला उसी तरह रहेगा तो फिर कोरोना को जो हम किस तरह इफेक्टिवली कर सकेंगे। इस वक्त सेकेंड ऑप्शन हमने ये दी थी कि हमने पेरेंट्स को ये कहा है कि जो खुद बच्चों को छोड़ सकते हैं वो अपने बच्चों को खुद ड्रॉप करें, और जो सीनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं बाय फुट अगर वो आ सकते हैं स्कूल से, अगर करीब है तो वो बाय फुट आए, बजाय कि कोई कन्वेंस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने के। तो पेरेंट्स में भी हमने एक अवेयरनेस कैंपेन ये शुरू की हुई है और आगे करेंगे भी कि आप थोड़ा सा पेन खुद भी लें। बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चों की सेफ्टी से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं, उनकी जान से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं। हमने भी इसी के स्टांस लिया हुआ था और डे 1 से। तो हमने भी इसी तरह मिनिस्टर साहब को कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो पॉलिसी बनाएं उसमें ये वाज़ेह करें कि कोरोना के हवाले से भी SOPs ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में होने चाहिए। और इससे पहले की बैठकों में उनकी तरफ से, ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं था? मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ। नहीं, नुमाइंदा नहीं था। ये बकायदा हमने उनको सजेशन दी थी ये मिनिस्टर साहब को कि ये इसमें नुमाइंदे को डाला जाए। ऐसे काम की बातें मिनिस्टर साहिबान को बताते रहा कीजिए प्लीज आप लोग। थैंक यू। जी बताते रहते हैं। थैंक यू काशिफ साहब, तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का स्कूल जाना, स्कूल्स का ओपन होना, री ओपन होना, और इस सब के साथ साथ ये भी
कि एक पहिया ये चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बेशक हम भी बढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जिक्र करते हैं हम कराची का, और कराची के जब मसाइल की बात करते हैं एक बड़ा मसला है तजावुज़ात, क्योंकि तजावुज़ात की वजह से हम देखते हैं कि अक्सर जब बारिश होती है तो पानी की निकासी का निज़ाम सही तरीके से हो नहीं पाता और फिर अर्बन फ्लडिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी डायरेक्शन दी कि जो तजावुज़ात है उनका खात्मा हो, ऑपरेशन का आगाज़ हो। लेकिन जब भी इस ऑपरेशन की बात आती है सवाल ये उठता है कि जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं वो कहाँ जाएंगे, मुतबादिल क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियरली कहा है कि जब तक मुतबादिल निज़ाम नहीं बनता, जब तक मुतबादिल जगह नहीं मिलती, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। बट इन एनी केस हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहाँ पर गए, गुजर नाले पर रहने वालों से उनके तासुरात मालूम किए, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा कि ये ऑपरेशन की खबरें हैं। तो चलते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर इस वक्त माहौल क्या है। वहाँ पर खौफ की फ़ज़ा तो ज़ाहिर है बरकरार रहती है कि जब मुतबादिल निज़ाम ना हो और ये मालूम हो जाए कि किसी रोज़ ऑपरेशन होगा, घराना रात को ऐलान होगा और सुबह जो है वो आएंगे बिल्डोजर, होगी, तो फिर परेशानी बढ़ती जाती है। तो चलते हैं खुर्शीद आलम की जानिब जो वहीं पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजर नाले पे। 2016 में भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4000 स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया था। हुकूमत ने उस वक्त भी कहा था कि नाले के अतराफ सड़क तामीर की जाएगी और हिफाजती पुश्ता बनाया जाएगा। इस काम के लिए 1 अरब रुपए मख्तस किए गए थे और इस पूरे काम को जून 2017 तक मुकम्मल होना था। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका और एक बार फिर अब 2020 में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुजर नाले के अतराफ़ रहने वाले क्या सोचते हैं, उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये बंगले, ये फ्लैटें बनी हुई है सारी लीज, ये नदी है। आज से 30 साल 35 साल पहले चले जाओ, ब्लॉक 12 के कोने तक नदी है, ये वहाँ तक नदी है, उनको नज़र नहीं आई। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं जो लोग ये लीज कर रहे हैं और आज वो तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए आखिर आवाम का, कि आवाम का इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। इतने सारे लोग, बच्चे और ये मावें बहनें ये कहाँ जाएंगी, इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट नहीं सोचेगी सर तो कौन सोचेगा हमारे लिए। क्या कहना चाहेंगे, घर से बेघर कर दिए, बच्चों को लेकर रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे। जब कुछ नहीं देंगे तो यही होगा। 60-65 साल से रह रहे हैं। पहले झुग्गियाँ थी, झुग्गियाँ इन्होंने 3-4 दफ़ा गिराई। अब जब पक्के मकान बना लिए, अल्लाह ने हिम्मत दी, तो अब ये तोड़ फोड़ शुरू कर दी इन्होंने। ये कौन सा तरीका है भाई? जब हमारा घर ही बर्बाद करते हैं तो हमारी कोई मार दो, हमारी कोई से जिंदगी की जरूरत है ही। गुजर नाले के अतराफ रहने वाले कहते हैं कि मुतबादिल जगह मिलने तक वो अपना घर खाली नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फैसला सिंध हुकूमत को करना है कि मुतबादिल जगह का इंतज़ाम कितनी जल्द किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे इसी सिलसिले में। तो जनाब, एक सिलसिला होता है बयानात का और वो शुरू हो जाता है, मामला चाहे कुछ भी हो। कराची के मसाइल हल होने चाहिए, बयानात नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या कहिए यही सब कुछ हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट, उनका वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा हिस्सा तो हमारा है, वफाक ने तो बहुत कम इनपुट दिया है। इसका जवाब भी आया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची पैकेज से मुतालिक उनकी बात को रद्द किया। कहा कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में वफाक का हिस्सा 62% और सिंध का 38% है। सही हिसाब तो ये है, आवाम से सच बोले और इस मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि देखें ये उस बहस में पड़ जाएंगे कि ये देखो जी ये तो वफाक ने ज्यादा पैसा लगाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर रहा है। हम आवाम के सामने ये रखते हैं कि ये हम काम करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पर करने जा रहे हैं। हमने तो इस बात पे इत्तफाक कर लिया। उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि इस 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने एक बात की है, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आए। टोटल जो परसों फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है
वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। हमारी तरफ से तो 1100 अरब सारे का सारा सूबा लगाना चाहते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ सच बोलिए। ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सूबाई वजीर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इम्तियाज शेख साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है सियासी हरीफ हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कराची के मामले पर दोनों एक पेज पर हैं। यूँ लगता है कि एक पेज पर हैं और वाकई अब मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। सर, अवाम ये समझ लें कि कम से कम इस मामले पर, यानी कराची के मामले पर, कराची के मसाइल के मामले पर दोनों की दोस्ती हो गई है, इत्तफाक हो गया, कोई इख्तलाफ नहीं होगा, अब सिर्फ काम होगा। बहुत ही ऐसा सवाल किया आपने जो कि बहुत ही रेलेवेंट है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है जो कि सिंध में अक्सरियत रखती है और तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है। इख्तलाफात तो होने ही हैं, दो मुख्तलिफ जमातें हैं, दोनों के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स अलग हैं, मंशूर अलग हैं और उनकी दोनों की सोच अपनी अलग है। तो लाजमी है मतलब इख्तलाफात होते रहते हैं और मतलब चीज़ों पर, इशूज़ पर आपस में हम बात भी करते रहते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं और वोट भी एक दूसरे को असेंबली में एक दूसरे के ख़िलाफ़ देते हैं और कभी कभार साथ भी हो जाते हैं। तो असल में मसला यह है कि कराची का ऐसा मसला आ गया अचानक की बारिशों के बाद, और बारिशें भी तकरीबन कोई 70-100 साल में ऐसी बारिश पड़ी नहीं और बिल्कुल ही इमरजेंसी की सूरत हाल हो गई। और वो सूरत हाल जो थी वो पूरे उसने शहर को उसने तबाह कर दिया, उसके रोड, रास्ते, सिस्टम जो उसके थे, और वो मतलब पूरा पानी के अंदर में आ गया। इवन डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके जो हैं वो भी पानी के अंदर में आ गए और मतलब जिसका किसी को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि वहाँ पानी आ जाएगा। और वहाँ भी जो भी चीज़ें हैं वो तब रोड, रास्ते और ड्रेनेज और बिजली तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मतलब लोगों को बेतहाशा परेशानी होगी, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। लेकिन अब जबकि ये चीज़ें दुरुस्त करनी है तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना रवैया चेंज किया। हालांकि इससे पहले सिंध गवर्नमेंट बारहा बोलती रही है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कोविड के ज़माने में ऑफ़र की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप लीड करें और हम आपके साथ चलेंगे और इस कौमी इशू को हम मिलकर टैकल करते हैं। लेकिन वहाँ से भी मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि हमारी मुखालफत की गई। और भी बहुत से इशूज़ में शुरू में इस तरह ही हुआ तो अपोजिशन को साथ लेके चले नहीं। तो ये पहली मर्तबा है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई अच्छी बात की है साथ चलने की, और सूबाई क़यादत तो जैसे लाजमी है, जैसे उनकी मरकज़ी क़यादत तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो वो उनके पीछे चलेंगे साथ उनकी हिदायत पर और उनकी पॉलिसी पर। तो मैं समझता हूँ कि शहर कराची के लिए या सूबे के दूसरे इलाकों के लिए जहाँ जहाँ भी उस शहर की तरक्की के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अगर साथ मिल के बैठ के काम करना पड़ता है तो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी एतराज़ न पहले था न अब है। लेकिन लाजमी तौर पे हम अपनी पॉलिसी रखेंगे, हम अपनी जो, क्योंकि ये मैंडेट लोगों का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, तो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अपना मेन किरदार अदा करेगी। लेकिन मुशावरत अगर होती है, साथ बैठ के काम करते हैं तो बेशक हमें तो खुशी होगी कि मसलों को मिलकर हल किया जाए। और लाजमी है इतनी बड़ी यहाँ कराची में जो उसका असरात हुए हैं इस बारिश के, तूफ़ानी बारिश के, जो कि अकेली कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती। इवन आर्मी चीफ ने भी ये बयान दिया कि अगर ऐसी बारिश होती तो कोई भी शहर पाकिस्तान का इसको फेस नहीं कर सकता। बल्कि हमने दुनिया के शहरों को भी देखा है जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो वो भी शहर डूब जाते हैं और फिर आस्ते आस्ते पानी निकलता है। अब तो खैर माशाल्लाह शहर को रिस्टोर कर लिया है काफ़ी चीज़ें, लेकिन लोगों ने बहुत तकलीफ़ देखी है। इसको आइंदा होने से, इस तरह की सिचुएशन को रोकने के लिए प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है और सिंध गवर्नमेंट इसको वेलकम करती है। और इंशाल्लाह जो कमेटीज़ बनी हैं और जो इदारे, कौमी इदारे बीच में अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा नहीं होगा और हम इसमें भरपूर ताउन करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से और कौमी इदारों से, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें और दोबारा इस तरह की सूरत हाल न हो। अच्छा, अब ये फरमाइए, ये जो कराची पैकेज है इसका लगभग 62% यानी कि 800 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत कहाँ से देगी? इतनी रकम कहाँ से आएगी? कैसे दिए जाएंगे ये पैसे? देखिए जी, जो 800 अरब रुपए हैं ये मतलब ये
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी है, सीवरेज के भी हैं, वाटर सप्लाई भी हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं और ये ADB की स्कीम्स के तहत भी आते हैं और कुछ फॉरेन फंडेड प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ स्पेशल फंडेड प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, क्योंकि कराची पूरे मुल्क का एक समझें कि एक ऐसा सितारा है जो कि हर वक्त मतलब चमकता रहना चाहिए। और कराची सिंध का दिल है, हमारा दारुल हुकूमत है लाजमी तौर पे, और सबसे ज़्यादा अर्निंग कराची से है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ के लोगों को रिलीफ देने के लिए, यहाँ के लोगों को अपना जो फैसिलिटीज़ हैं सिविक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर भी फंड्स के अरेंजमेंट करनी पड़ती है तो सिंध गवर्नमेंट करेगी। और डेफिनेटली क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का फेस है, हमारे सूबे का कैपिटल है, तो इस पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको छोड़ दें। ये पैसों का अरेंजमेंट हम करेंगे और चीज़ों से मतलब हम इसको कहाँ से भी सेविंग करके या किधर से भी हम इसको अरेंजमेंट करके जहाँ जहाँ भी जो शॉर्टफॉल होगी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और टाइम भी है, कोई एक साल में नहीं करने, कुछ प्रोजेक्ट्स 1 साल के हैं, कुछ 2 साल के, कुछ 3 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसी गुंजाइश बन जाएगी, इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर और भी हो जाएगी कि हम इतने पैसे लगा सकें। और ये वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी बात की जा रही है, जो कि एक मिलकर एक चीज़ें हमने तय की हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ और कौमी इदारों के साथ बैठ के, कराची को क्या क्या होना चाहिए एक अच्छे शहर के लिए, एक इंटरनेशनल सिटी के लिए, जो भी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए वो हम इधर प्रोवाइड करने में कोशिश करेंगे। चाहे वो रोड हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, सीवरेज का मसले हों, ड्रेनेज के मसले हों, तो ये चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो भी पूरे करेंगे। सिंध गवर्नमेंट भी आउट ऑफ द वे जाए कराची को, और मतलब इसके अलावा भी बाकी सूबे के बाकी इलाकों को जहाँ जहाँ ज़रूरत है, तो ड्रेनेज के और इस तरह के इशूज़ जो कि इस दफ़ा इस अनएक्सपेक्टेड बारिशों में, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूँगा, अनप्रेसिडेंटेड कहूँगा, क्योंकि 70 साल में इस तरह की बारिश पहले कभी नहीं हुई। हालांकि बारिश के बारे में पेशन गोई थी, लेकिन इतनी बारिश की पेशन गोई नहीं थी। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि ये जो पैसा अब लगना है ये नए प्रोजेक्ट्स पर लगेगा या कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ज़ाहिर मुकम्मल नहीं हुए उन्हीं पर पैसा लगाया जाएगा, या यूं कहिए कि फिर आवाम कहती है कि वो गफलत छुपाई जाती है और पैसे लगाकर? देखें जी, मसला ये कि प्रोजेक्ट्स तो वही हैं, रोड और कुछ नए प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि ये प्लान बनाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो कि शहर को बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। कुछ इस बारिशों की शदीद बारिशों में जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ, उसको दुरुस्त करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स देखिए, जिस तरह ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, ऑरेंज लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये चल रहे हैं, इनको पूरा करना है। और सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह K4 पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे हैं जो कि मतलब ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारी स्कीम्स में हैं, ADP में हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, डोनर्स, इंटरनेशनल डोनर्स की मदद से वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ में हम और कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो अपने वक्त पे पूरे हो सकें, और जो उनमें कोई कास्ट की एस्केलेशन हुई है वो भी हम पूरी कर सकें। कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें नए हैं जो कि इन बारिशों की सूरत हाल को देखते हुए, जो इस तबाहकुन सूरत हाल के बाद पैदा हुए हैं, इस तरह रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है। और इसमें खुसूसी तौर पे मैं ये भी जिक्र करूँगा कि इस कमेटी में बिजली का जो निज़ाम है वो उसको कवर नहीं किया गया, उसको भी कवर करना चाहिए। मैंने अपने काबीना के इजलास में भी बात की थी, CM चीफ मिनिस्टर सिंध को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पूरा बिजली का निज़ाम भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी में शामिल किया जाए, ये जो कमेटीज़ बनी हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना है शहर का, क्योंकि तमाम चीज़ों के साथ साथ उतनी ही ज़रूरत एनर्जी की भी है। बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ बात कर रहे थे। कराची में बिजली के मसाइल, इनके ऊपर तो ख़ास तौर पे बात होनी चाहिए। जिस वक्त दीगर मसाइल का तज़किरा उसमें तो ख़ास तौर पर इसको शामिल होना चाहिए। देखते हैं आगे चलकर इस सिलसिले में क्या होता है। हम ज़रा अब बात कर लेते हैं कराची ही के मसाइल के ऊपर रहते हुए कि MQM की क्या सोच है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रहनुमा MQM अमीनुल हक साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ बात की थी, मीटिंग हुई थी उनके साथ में, वो उसी में मौजूद थे। तो सर आप ही से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू किरण, बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताइएगा कि कैसी मीटिंग कैसी रही, उसके बाद जब आप बाहर आए किन फीलिंग्स के साथ में आए? कोई प्रॉब्लम्स भी थे आपके जहन में, कुछ सवाल भी थे, या सारे के सारे मसाइल एड्रेस हो गए, आपको ऐसा लगा?
देखिए किरण, बड़ी जिसे कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत बात थी कि तमाम स्टेक होल्डर, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इसका मतलब ये कि PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM एक पेज पे थी और आपस में जिसे कहते हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ ये फैसला किया गया था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में जो चीज़ें हर्डल आ रही थी उनको दूर किया जाए। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि, और जो मैं समझता हूँ इसे कामयाबी का राज भी बनेगा, कि इन 3 बड़ी सियासी पार्टियों के साथ साथ मुख्तदर हलके भी एक ही पेज पे मौजूद थे। और आपको अंदाज़ा होगा कि ये तमाम काम अगर शुरू भी हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन और डायरेक्टिव के साथ है। तो ये जो जिसे कहते हैं कि वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो एक ही पेज पर मौजूद है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला काम जिसे कहते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आगे की तरफ जाएगा। एक पेज आपने पलटा नहीं सर, आपको अंदाजा है वो पिछले वाला जो ऐलान हुआ था वो पैसे कहाँ गए, वो आप लोगों ने पूछा नहीं? नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आप सबसे बड़ी बात ये थी कि माजी में मुख्तलिफ हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें आती रही, सूबाई हुकूमतें आती रही, मुख्तलिफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि इसमें फ़र्क क्या था। इसमें 3 मुख्तलिफ चीज़ें थी। जैसे मैंने कहा कि मुख्तदर हल्के प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद दूसरी बात क्या थी कि इस ऐलान करने से पहले इस बात का फ़ैसला किया गया कि इस बात को डिसाइड किया जाए कि कौन से प्लान जो है वो वफाकी हुकूमत करेगी ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि सूबाई हुकूमत कौन सा काम करेगी ताकि उसके अकाउंटेबिलिटी भी साथ हो। और प्लस सबसे खूबसूरत बात थी, मेरा ख्याल है शुएब और किरण आपको खुशी होगी कि इन तमाम चीज़ों पे हमने 2 बातें रखी है। नंबर 1 कि हर सूरत में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम ये चेक करेंगे कि टेंडरिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्वालिटी के कंट्रोल की क्या पोजीशन है, और सबसे खूबसूरत बात जो थी कि तमाम प्रोजेक्ट के टाइमलाइन तय किया गया है, शॉर्ट टर्म, पब्लिक भी होना चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी ये सब कुछ पब्लिक भी होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करेंगे तो जैसे आप जांच सकते हैं, जो फिगर्स आपके सामने आ सकते हैं उसको पब्लिक भी होना चाहिए, लोग भी देख सके, ये भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल किरण, ये तो लाजमी बात है कि राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक्ट ऑलरेडी मेरा ख्याल है कौमी सूबाई असेंबली से पास हो चुका है। हर पाकिस्तान के शहरी का ये हक बनता है कि टेंडरिंग प्रोसेस को वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चेक करे, और इसी सूरत में एतमाद में इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट, लेट्स थिंक फॉर द बेटर। सर स्टार्ट में ही थोड़ी सी ऐसी बातें होगी कि जिससे माजी की बहुत सी बातें याद आ जाती हैं कि अगर एक तरफ से कहा जाए कि अच्छा 800 अरब हम देंगे, दूसरा कहे नहीं 62% तो हमने देना है। सर ये स्टार्ट में ही ऐसी बातें हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, तो एक तवील अरसे के बाद आपने देखा कि दाएं तरफ गवर्नर साहब भी बैठे थे, बाएं तरफ वज़ीर आला थे, और उसके साथ साथ MQM की वफाकी काबिना यानी MQM भी मौजूद थी। तो स्टार्ट वाज अ वेरी गुड, लेकिन मैं समझता हूँ कि वीडियो क्लिप ऐसी चली जिसके बाद ये वजाहत करनी पड़ी। मैं शुएब आपको बिल्कुल साफ गोई से काम ले लेता हूँ। ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का पेपर मेरे पास है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, और इधर जो रकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपके सामने से पढ़ देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कहते हैं 614 बिलियन रुपए दिए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 375 बिलियन है, और आपके इल्म में है आपके बहरिया टाउन के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ऑर्डर भी है। तो बहरिया टाउन के जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा है वो तकरीबन 125 बिलियन रुपए, तो वो भी इसमें शामिल किया गया, और इस तरह ये बन करके 1.1 ट्रिलियन बढ़ गया, प्लस बन गया है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि जो मेरा ख्याल है कि माजी में भी आपको बताया था कि हम 6 कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं। 6 कंपोनेंट क्या है? वाटर सप्लाई करना, सीवरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, और इसी तरह मेन सड़कें, और जो मेरा ख्याल आपका चैनल हमेशा दिखाता है कि अंदरूनी सड़कें भी टूट फूट का शिकार, उसकी बेहतरी, और साथ साथ रैपिड मास ट्रांजिट यानी कि ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ऑरेंज लाइन का मंसूबा है, रेड लाइन का मंसूबा है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है और इसके ऊपर डिसाइड हुआ है कि काम किया जाएगा। इसके अंदर भी हमने काम को डिवाइड कर दिया है। हमने काम को इस तरह डिवाइड किया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है
वो K4 का मंसूबा फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करेगी और कराची के मेन गेट पर ला करके उसे सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर करेगी। यानी कि कराची के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइन होगा, ऑगमेंटेशन होगी, वो सिंध हुकूमत करेगी। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे है, ये वफाकी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया और इसको मुकम्मल करेगी। इसी तरीके से जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है, मेरा ख्याल आपके शहर में हर जगह देख रहे खुदाई हुई है, ग्रीन लाइन का मंसूबा भी वफाकी हुकूमत अब तो खुदाई से बहुत आगे चले गए सर मामला। सर पता है आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ना इतने अच्छे होमवर्क के साथ बैठे हैं, पूरी इतनी मोटे पूरा एक पेपर्स है आपके पास में, उसका एक पूरा रोल है, आप पढ़ के भी हमें बता रहे हैं। लेकिन वो कराची का एक आम नौजवान, एक आम फर्द, एक आम कराची का शहरी जो धक्के खा खा के, बारिश नहीं भी हो, डूब के नहीं जाता तो लटक के जा रहा होता है, परेशान होकर जा रहा होता है, वो कहते हैं मुझे और कितने दिन जाना है इसी तरह से। सर उसको नहीं पता क्या आदाद शुमार है, उसको सिर्फ ये पता करना है कि उसकी जिंदगी में सहूलत कब आएगी। किरण, आपकी बात आवाज में मैं आवाज मिलाता, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे लटक के सफर किया है, W11 की बैगिंग पे फिर तो सर फिर तो आपके बाद आने वाले लोगों को नहीं गुजरना चाहिए था इससे ना। मुझे करे प्लीज करे, बात मुकम्मल करें। आपने देखें, आपने आपकी आवाज से आवाज मिला रहा हूँ, और आपने देखा कि जब MKM के पास इख्तियारात आए तो आपने देखा कि शहर में 5000 बसें 2004, 5, 6 और 7 के दौरान इस शहर में ग्रीन लाइन की बसें दौड़ती रही, नजर आया। लेकिन सूबाई हुकूमत ने जब से 2008 में जब हुकूमत संभाली थी, कराची के लिए 10,000 बस का ऐलान किया, रिजल्ट जीरो। 2013 में 5000 बसों का ऐलान किया, रिजल्ट जीरो। ग्रीन लाइन का मंसूबा वफाकी हुकूमत ने शुरू किया। मैं समझता हूँ ये स्लो प्रोसेस से चल रहा है। हमारी इसीलिए ख्वाहिश थी कि हर सूरत में इसे मार्च और जून के तक लाजमी तौर पे मुकम्मल कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि जब मैं देखता हूँ कि लाहौर का नौजवान, पिंडी का नौजवान, पेशावर का नौजवान, मुल्तान का नौजवान 20 रुपये देकर एयर कंडीशन बस में सफ़र करता है, तो मुझ में या कराची के नौजवान में क्या खराबी है कि वो 20 रुपये पे एयर कंडीशन में लोकल बॉडीज। इसीलिए हमारे शहर में ये होना चाहिए था, मुकम्मल कराया जाए। जून में पहले भी यही हुआ सर। 2007 की आप बात करें, 2008 की बात करें, 2009 की बात करें, पहले भी यही था। अगर लोकल बॉडी सिस्टम को उसी तरह से चलाया जाता, उसको वही ताकत मिलती कि जो मिलनी चाहिए, तो ये हाल ना होता। अब देखिए सिचुएशन क्या है, मैं एक आम शहरी की बात कर रही हूँ। एक आम शहरी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टेनिस की बॉल इधर से उधर जाते हुए देख रहा है, अच्छा एक बार फिर बॉल निकल के उन्हीं लोगों के पास चली गई जैसे पहले उनके पास थी। मतलब जिनको पहले काम नहीं करना था, पैसे एक बार फिर उन्हीं के पास गए। ये मैं आपसे पता है किस पर्सपेक्टिव में पूछ रही हूँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए ना, मैं इन्हीं लोगों के ऊपर पूछ रही हूँ। सर आप लोग कहाँ हैं सब में? सर आप लोग तो कहते थे कराची के लोगों को होना चाहिए कराची के मसाइल हल करने के लिए, सर कहाँ? आप लोगों ने क्या किया? अपोज किया सर आपने इसको? किरण देखें, बिल्कुल सही है कि पहले कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह चल रहा था। अब ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने बताया, हमने जैसे आपको बताया कमेटी बनी गई है, और एक जो 6 रुकनी कमेटी है वो ओवरऑल यानी वो 3 चीज़ों को देख रही होगी, पॉलिसी भी देख रही होगी, वो डिस्प्यूट के मैटर को भी देख रही होगी, और अगर किसी जगह को प्रॉब्लम आएगी उसको भी हल करने की कोशिश करेगी। इसके नीचे जो कमेटी बनाई गई है, मैं थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि इसमें जो प्रोविंशियल मैटर है वो चीफ मिनिस्टर साहब लीड करेंगे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा जो कि मुख्तदर हलकों की तरफ से नामजद करता होगा। तो इससे कम से कम हमें मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपेरेंसी वो नामजद नहीं हुआ अभी सर, सलीमुल्लाह वाला वो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला मामला नहीं बनेगा। अब आपका दूसरा सवाल कि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, देखिए मैं बिल्कुल आपके चैनल पे बैठा हुआ हूँ, मेरा सबसे फेवरेट चैनल समा टीवी है। मैं बिल्कुल साफ वही से काम लूँगा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की आखिरी मीटिंग में क्योंकि मैं खुद मौजूद था, मैंने सख्ती के साथ जिसे कहते हैं कि जो शख्स को नामजद किया गया इसकी मुखालफत की थी, और हमने कहा था कि हमारा ये स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है कि कराची के मकामी शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुतय्यन किया जाए। लेकिन आपको पता है कि सियासत में कुछ लोगों की पॉलिसी होती है, और हम एक सियासी वर्कर है, और हमारी ख्वाहिश है कि जिसे कहते हैं कि डायलॉग एंड डिस्कशन जारी रखा जाए। तो हम एक कदम पीछे हुए हैं, लेकिन सर आपकी ऐसी कौन सी बात की उम्मीद है, आपकी ऐसी कौन सी बात उन्होंने मानी कि फिर आपको ये बात माननी पड़ी? देखिए शुएब, सियासी लोग जब टेबल पे बैठते हैं
और जब हमें नज़र आ रहा है कि शहर कराची की तरफ एक बड़ा तरक्याती पैकेज आ रहा है, हमें ये नज़र भी आ रहा है कि इसके ऊपर ना सिर्फ 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि मुक़्तदर हल्के और सुप्रीम कोर्ट की भी बैकिंग है। तो इन चीज़ों को हासिल कराची के बिगर मफाद में, शहर के बेहतरीन सर, नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कदम पीछे हुए कराची के जो किताब दोस्त लोग हैं, जो किताब दोस्त हल्का है, वो उनको किताब दोस्त के तौर पे जानता है। आप किस तौर जानते हैं? देखिए, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि उनकी नामजदगी हो गई है तो अब उन्हें लाजमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ यानी कि रेड जोन से भी निकलना पड़ेगा। उन्हें इस बात को देखना पड़ेगा कि इस शहर के अंदर औरंगी टाउन भी है, इस शहर में सरजानी टाउन भी है, लांडी भी है, कोरंगी भी है, न्यू कराची भी है, लियाकताबाद भी है। उन्हें हर टाई लगा के एक ऑफिस में नहीं बैठना है, बल्कि उन्हें शहर के तमाम गलियों मोहल्लों में घूमना है और उनके मसाइल को देखते हुए मसाइल को हल करना। अब चूँकि आपने इख्तियारात की भी बात की थी, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटर हमने बात की है कि वो तमाम रुकावटें जो कि मेयर वसीम अख्तर को फेस करनी पड़ी थी 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बिना पर, हमारा यह मुतालबा इसमें शामिल किया गया है कि, और जिस पे वज़ीर आला सिंध साहब ने वादा भी किया है कि बहुत जल्द जिसका कानून साजी करेंगे वो, और वो तमाम इख्तियारात, लेकिन उनमें से बड़े इख्तियारात जो है वो आने वाले बल्दियाती जो भी सेटअप बनेगा, जो भी मेयर बनेगा, उसको दिया जाएगा ताकि वो इख्तियारात फॉर ए टाइम बिंग एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी इस्तेमाल कर सके और इस शहर की बेहतरी के लिए काम कर सके। ठीक, बेहद शुक्रिया अमीनुल हक साहब, साथ में आप, और अल्लाह करे कि दुरुस्त समत में ही काम हो, जिस समत में काम होना चाहिए उसी तरीके से अगर काम होगा तो फिर ही ये मसाइल हल होंगे, वरना फिर हमें सवाल करना पड़ता है कि लास्ट ईयर भी तो 162 अरब का ऐलान किया था, वो फिर पैसा कहाँ लगा। कमेटी देखिए अब आपने, उसमें अब नए सिरे से वो लोग आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में चीजें देखी जाएंगी। कमाल करते हैं शुएब। कमाल तो हम करते हैं, लेकिन यही सवाल क्यों ना हलीम आदिल शेख साहब से कर लें। ही इज जॉइनिंग अस टुडे। बिल्कुल कर लें, बिल्कुल। हलीम आदिल शेख साहब, गुड मॉर्निंग कहेंगे सर। इससे पहले कि हम बाकी आपसे बातें करें कि अब 1100 अरब वो किस तरह से लगना है, कैसे लगना है, और एग्जैक्टली उसमें से 800 अरब कौन दे रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है। सर, ऐलानात पहले भी हुए हैं, इमरान खान साहब पहले भी कराची आए हैं। लास्ट ईयर मार्च में 162 अरब का ऐलान किया था तरक्याती पैकेज का। सर, वो लग गया था 162 अरब? दो बातें इसके अंदर। नंबर एक बात, अगर वो 162 अरब इतनी आसानियां उसमें पैदा हुई होती तो फिर ये सारा कुछ ना होता, ना ये कमेटी बनती, ना सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता, ना ये PCIC बनती कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। तो हुआ ना, लेकिन फिर भी आपको पता है कि KCR 130 अरब, उसके अलावा ग्रीन लगे थे। हम ट्राई कर रहे थे कि आपसे बात करते, नहीं आ रही आवाज़, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। शुएब, आपको आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। हलीम आदिल शेख साहब, दोबारा आपसे हम रब्ता करते हैं, दोबारा इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, टॉपिक भी बदलते हैं। रवां साल आने वाला सावन कुदरती हुस्न को अच्छी तरह से निखार गया। हब डैम और आस-पास का इलाका हसीन मनाजिर का हब बना हुआ है। शायान सलीम हमें दिलकश नज़ारे दिखाएंगे, तो चलते हैं और पैकेज देखते हैं। अब देखिए, बारिशों के बाद कराची में बहुत से मसाइल सामने आए, वहीं कुछ अच्छा भी हुआ है। कराची से कुछ फासले पर हब डैम पानी से भर गया है। 13 साल बाद हब डैम में पानी ओवरफ्लो होकर समंदर में जा रहा है। हब डैम के खास नज़ारे इस रिपोर्ट में देखते हैं। सावन क्या आया जैसे जंगल में मंगल हो गया। सहरा की प्यास ऐसी बुझी के हर सू हरियाली छा गई। हब डैम सयाहों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन गया। हब डैम में पानी की फरावानी से कई बरसों से खुश्क पड़े स्पेलवे से भी पानी गिरना शुरू हो गया। मकामी लोगों की तो जैसे ईद हो गई, स्पेलवे को ही स्विमिंग पूल बना दिया। एक तरफ सर सब्ज़ो शादाब नजारे, दूसरी तरफ पानी का
हसीन मंजर। इन दिनों सयाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। कराची से बहुत ही करीब एक ज़बरदस्त जगह है। यहाँ के मनाजिर देखें, आपको ऐसा लग रहा है कि बारिशों के बाद ग्रीनरी ऐसी ज़बरदस्त हुई है, कश्मीर का मंजर लग रहा है यहाँ पे। और मैं कराची से आई थिंक 70% लोग यहाँ आते ही नहीं है कराची से। यहाँ पे इतना पीस है और ये पानी पलटने का आवाज़ बड़ी प्यारे मंजर है। शायद मैं तो मैं बच्चा होऊंगा तब ऐसे ओवरफ्लो हुआ होगा, बाकी मेरे 5-6 चक्कर लगे अब डैम में। इतना भरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा अब डैम को। हब डैम में इतना पानी आया कि एक माह में 25 फीट इजाफे से पानी की सतह 340 फीट तक पहुंच गई, जो डैम में कम वक्त में सबसे ज्यादा पानी आने का रिकॉर्ड है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया सैर व तफरीह की गर्ज से आने वालों के लिए हिफाजती इक़दामात भी यकीनी बनाए। बारिशों के बाद हब डैम की खूबसूरती बढ़ गई है। कराची वाले समंदर के पानी में नहाकर थक चुके हैं और ताज़ा पानी में एंजॉय करना चाहते हैं तो हब डैम का रुख करें। ये जगह महफूज है, यहाँ डूबने का कोई खतरा नहीं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, हब बलोचिस्तान। तो जनाब डैम पर ऐसे आएगी आपको टाइटैनिक की याद। अगर आप देखें, वैसे प्लान करना चाहिए, जाना चाहिए, और अगर घर पे रुके तो बड़ा अच्छा ड्रामा है जी, ज़रूर देखना चाहिए। तो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी। अब ज़रा मैं क्यों तस्करा कर रही हूँ इस ड्रामे का, मैं इसलिए कर रही हूँ, इसका मरकजी किरदार निभाया जिन्होंने, वो आने वाले जल्द पाकिस्तान। क्या बात है एंगिन एल्टन, ये आ रहे हैं जनाब पाकिस्तान, जल्द होंगे मद्दाहों के दरमियान। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर में यासिर हुसैन कहाँ जाएंगे फिर? वो यहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। अब लोग समझ तो गए मैंने क्यों ऐसी बात की, बिकॉज खासा देख लिया, ट्वीट कर दिया। ब्रेक लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, ब्रेक लेते हैं, वापस अपने स्टे विद अस। हर घड़ी तैयार कामरान है हम। धुन नई, जज्बा नया, आवाजें नई, वक्त पुराना हमारे साथ साथ चल रहा है। आपने सुना होगा ना, वक्त मुट्ठी से निकल जाता है। नहीं, जीत का जज्बा, शहादत का जज्बा, मुल्क की सालमियत का जज्बा, ये हाथों की रेत की तरह नहीं होता, ये मुट्ठियों से नहीं निकलता। तो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, मुट्ठी बना के जमा के वार करते हैं, जम के रहते हैं, जम के काम करते हैं। तो कोशिश तो हमारी ये थी कि इतना जज्बा, इतना भरपूर अंदाज, ज़रा बिल्कुल 1 बाय 1 बात करें इस एफर्ट के पीछे जो लोग हैं उनसे। लेकिन आज हमारा स्टूडियो चमक रहा है, दमक रहा है, सुरों से, रंगों से, और वो जो एक पॉजिटिविटी का एक ऑरा होता है ना, उन शख्सियात से। हमारे साथ अब हैं हमारे पसंदीदा, हमारे जाने माने, और इस ब्रिलियंट एफर्ट के बाद तो उनसे बात करना बनता ही था। Exactly. Ali Hamza and Ali Noor is joining us today. Good morning. अस्सलाम वालेकुम। Good morning. Assalamu alaikum. So good to have you. So good to have you. Starting from Ali Noor, बहुत अरसे बाद आपने तो वक्त निकाला हमारे लिए, वरना बड़ा अच्छा लगता है आपसे हमेशा ही बात करके, आपसे कोई नहीं है अभी भी, वेलकम ही करना है आपको हमें प्यार से। Exactly. अली नूर, आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे इतना मजा आया गाना सुन के, स्पेशली जो एनर्जी, यूँ तो हर बंदे की अपनी एनर्जी थी ना, लेकिन जो आपकी एनर्जी थी ना और जो आपकी बॉडी मूवमेंट थी, दैट वाज ब्रिलियंट। थोड़ा सा शेयर करें मुझसे अपना एक्सपीरियंस इसकी शूटिंग का, बिकॉज आप लोगों को कितना था। एग्जैक्टली, वो स्पॉट बहुत अच्छा है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। देखिए जी, सच्ची बात यह है कि दिस वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, मैं आई हैड टू बी ऑनेस्ट, हम लोग जहाँ ये मिलिट्री एकेडमी है काकूल, हम इसके पीछे एक्चुअली रहे भी। Okay. और अभी अली हमजा जब आपको और डिटेल में इसके ऊपर बताएंगे, तो जो इसमें सबसे बड़ा इस प्रोजेक्ट का जो सबसे अहम रोल है आर्मी म्यूजिक स्कूल का, वो भी हमारे घर के पीछे होता था। तो हमने अपने बात में इतना वक्त गुजारा, लेकिन हमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम जाकर कभी काकूल देखें या कुछ इस तरह से करें, बिकॉज हम वहाँ पर रहते थे। बट यहाँ आके तो मैं हैरान ही हो गया। एक तो इस जगह को देख के, इस जगह के जो मतलब ये दुनिया ही कोई और है। मिलिट्री एकेडमी, इट्स लाइक आई विश ऑल द पीपल इन द कंट्री, डिफरेंट सिविलियंस गेट अ चांस जस्ट टू विजिट दिस प्लेस, एंड यू विल हैव
you know, so many more people would want to become army officers. So many people would want to join the army after going through that place. क्योंकि उस जगह का तो मतलब एक ऐसी वाइब है कि वो आपको वाकई में आपके अंदर ना हुब्बुल वतनी का जो सही मानों में जो एहसास है वो आपके अंदर उजागर कर देती है और बड़ी जेन्युइनली करती है। तो आपने जगह का पूछा, मैं तो बस यही आपसे कहूँ कि मैं मेस्मराइज वापस आया। वाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा अली हमजा, आप ज़रा मुझे बताइए, एक तो ये कि जैसे शोएब कह रहे थे कि ये पूरा एक्सपीरियंस, दूसरे ये कि एक मिली नगमा जिसको सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, वो हर रोज़ हर दूसरे रोज़ हमारे कानों में होता है, उसको हम प्ले करने जा रहे हैं जी, उस पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसको हम नए सिरे से गाने जा रहे हैं, तो फिर नए सिरे से सुनना पड़ा या नहीं? क्यों नहीं सुनना पड़ा, बिल्कुल उसको नए सिरे से सुनना, उसके ऊपर एक नए सिरे से उसको देखना। पहली बात तो ये है कि नियाज़ अहमद साहब, ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब, खालिद वहीद साहब ने गाया, इन लोगों का ये इनिशियल एफर्ट था जिन्होंने पहले ये पहला वर्जन जो तैयार हुआ था। और आई एम मेस्मराइज्ड बाय यू नो हियरिंग उसके अंदर जो जज्बा, जो जोश और जिस एनर्जी के साथ वो गाना यू नो प्रोड्यूस हुआ था। डेफिनेटली आई थिंक इट वाज अ बिग चैलेंज। इट वाज अ बिग चैलेंज कि यार ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, उसको एक नए अंदाज में कैसे प्रेजेंट किया जाए। मैंने ज़रूर ये रिक्वेस्ट की कि मुझे एक फ्रीडम दिया जाए कि मैं थोड़ा सा इस गाने के साथ लिरिकली भी खेल सकें, हम मेलोडिकली भी खेल सकें, और हमें बहुत फ्रीडम मिला एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड फिर मेरे दोस्त अली हयात रिजवी, उन्होंने बैठ के हेल्प की, वर्ड्स की इसको तैयार करने में। तो आई थिंक ये सारे जब एक सफ़र से गुजर गए तो फिर जाके मैं एहसास हुआ कि यार देखो ये किसी रास्ते लग गया है। और फिर यू नो जैसे जैसे लोगों ने इसको चाहा है, इसको सराहा है, और आप सबकी जो रिस्पॉन्स आ रही है पॉजिटिव इतनी अच्छी, आई थिंक वो हमारा खून कितना बढ़ा रही है आप नहीं समझते। एवरी डे दैट आई हेयर द सॉन्ग, अभी प्ले हो रहा था तो अभी सुबह का वक्त है, हम ज़रा लेट तक जागते हैं तो ज़रा लेट उठते हैं, लेकिन इस गाने को सुनते सुनते ही मैं उठ गया और मेरा यू नो नहीं सब गायब हो गया, यू नो बहुत ही एक बंदा होशियार हो के हर घड़ी तैयार खड़ा हो गया। तो बिल्कुल ऐसी फील है। जी। और एक मैं बात ज़रूर कहूँगा, देखें अली नूर ने मेंशन किया कि हम यू नो एबटाबाद में रहे हैं और कुछ 14-15 साल हमने गुजारे हैं। तो एक दफ़ा तो शुरू में जब हम गए तो हम मिलिट्री एकेडमी काकूल के पास रहते थे, लेकिन लेटर ऑन हमने जो ज़्यादा टाइम गुजारा वो हमने गुजारा था वो था आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक एबटाबाद के करीब। और ख़ूबसूरत बात यह है कि जब इस गाने की बुनियाद जब डालने शुरू की हमने, तो मैं गया आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक एबटाबाद, और वहाँ पे जाके जो आर्मी मिलिट्री बैंड है उनको हमने सुना, उनको इनकॉर्पोरेट किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक कई सालों से, कई डेकेड से चलता आया इंस्टीट्यूशन है। हर साल वहाँ 600-700 स्टूडेंट्स आते हैं, उनको बहुत डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है। इन लोगों की जो म्यूज़िक थियरी के ऊपर जो समझ है वो कुछ ऐसी है कि यार मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि एक पुराना ब्रिटिश ट्रेडिशन है जो कैरी ऑन करा आ रहा है। तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें जानने को मिली। और एट द सेम टाइम यू नो 2-3 दिन हमने बहुत डिटेल में लगाए हर बैंड मेंबर को, वेदर इट वाज स्नेयर, ट्रम्पेट्स, ट्रम्बोन्स, मेरी पूरी टीम थी इंक्लूडिंग कामी पॉल, राकिब जमील, काशिफ हिजाज, जो बेसिकली पूरी ये काम अकेले नहीं होता है, पूरी टीम होती है, तो ये फिर इस शक्ल में और इस शेप में आता है। तो आई थिंक मेरे लिए तो डेफिनेटली जो बुनियाद इस गाने की थी वो यही थी कि जी हम इसका मिलिट्री बैंड के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, वो फाउंडेशन बनाएं। और अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि वो एक बहुत अच्छे तरीके से वो एक फाउंडेशन बनी। वो उसने हमें जोश दिया, उसने हमें जज्बा दिया, उसने हमें इंस्पायर किया कि हम उसके ऊपर, मैं हूँ, अली नूर हैं, अली अज़मत हैं, आसिम हैं, ये सब मेरे भाई हैं, और यू नो देयर आई एम सो ग्रेटफुल कि सब ने इतनी आके मोहब्बत से और इतने अपना फुल टाइम दिया कि इस गाने को यू नो उसमें और जान डाली जाए। तो या आई थिंक इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ये मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी मेमोरी है
जो हमेशा बहुत भूलेंगे नहीं कभी भी आप, हमेशा आपको याद आती रहेगी। नहीं भूल। अली नूर आप बताइए, जी जी जो पिछला वाला था वो मैं तो खैर दोनों कल से ना अभी तक ना मैंने यही किया कि मैं एक बार पुराना वाला सुनती हूँ, एक बार नया वाला। मुझे दोनों बहुत पसंद है, मेरे दिल के वाकई करीब है। उसको सुनते हुए बड़े हुए हैं और मैं इसको सुनते हुए बूढ़ी होना चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी अली नूर आपसे कि देखिए वो बहुत शानदार था, बहुत खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं है। जो मुझे इस मिली नगमे की खुसूसियत लगी, मैं एट द वेरी सेम टाइम आप चारों की आवाज़ें पहचान सकती हूँ। मुझे ये भी अच्छा लगा। ये हमने जो मॉडर्निटी है, जो एडवांसमेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, प्रोडक्शन की, ये हम उसकी वजह से कर पाए हैं। इसने भी तो कंट्रीब्यूट किया है सब में, इसने उसको ब्यूटिफाई कर दिया। और मगर ये सब जो इसका सेहरा है वो तो अली हमजा के सर पे जाता है। ये मैं जैसे बताता हूँ कि पहली बार हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ अली हमजा का है। मैं सिर्फ चंद लाइनें गाई। और जो मेरे लिए तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात ये है कि अपने शुरुआत बचपन से, मतलब ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो एक निज़ाम होता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बेसिकली। तो उससे अली हमजा को जिंदगी डील करना पड़ा। तो ये पहला आई थिंक इनका ये मौका है कि जहाँ पर अली हमजा ने सिंगल हैंडेडली इसको मॉडर्निटी और प्रोडक्शन और सबको वो सारे चीज़ों को समझा है, सीखा है और फिर उसको अमल में लेकर आए। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप एक्चुअली शायद मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी कि आपको लग रहा था कि शायद ये प्रोड्यूसर मैं हूँ, इसके प्रोड्यूसर अली हमजा है। मैंने और सारा जो जी आपकी समझ परख को देखते हुए मैंने आपसे पूछा था, कॉम्प्लीमेंट किया था। अली नूर बहुत अच्छा किया कि आपने अली नूर से पूछा, कॉम्प्लीमेंट किया था। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, मेरे उस्ताद तो अली नूर हैं। इसीलिए पूछा था। है किसी ने जिसके जरिए मैंने सीखा। बिल्कुल टेलीविजन पे ये बोलते हैं, बाद में मुझे पीछे सब सही। क्यों बाद में आपको उस्ताद नहीं मानते? बाद में सबको पता है उस्ताद कौन है। अच्छा अली हमजा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम देखें माजी में जाएं, थोड़ा और पीछे जाएं और 65 की जंग में जिस तरह हमने देखा कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा के नगमों की जो एक बात थी कि हौसला बढ़ाने वाली बात, अब जो आपने एक कंटेम्प्रेरी काम किया इसकी, और इसमें जिस तरह की फुटेज यूज़ हुई है, उसमें CPAC भी दिखाया जा रहा है, उसमें गवादर पोर्ट भी दिखाई जा रही है, उसमें हमारे लेडी ऑफिसर्स के काम भी ज़ाहिर दिखाए जा रहे हैं कि हाउ एक्टिव दे आर एक्चुअली। जी। अब ज़ाहिर है अब रोल बिल्कुल बदला, अब काम बदल रहा है, ठीक है, हालात बदल गए हैं। अब एक तरफ ठीक है हमें हौसला भी बढ़ाना, दूसरी तरफ हमें अपने मुल्क की हिफाजत इस तरीके से भी करनी है कि ज़ाहिर है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बूस्ट करना है, इनको भी हमने मज़ीद मजबूत करना है। और ज़ाहिर है उसमें आप लिरिक्स के जरिए ना सही, विद योर बॉडी मूवमेंट, विद योर वॉइस एंड विद फुटेज आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। कितना ये अच्छी बात है कि अब ऐसे सॉन्ग जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को मजबूत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के जो डायरेक्टर है अदनान कंधार, उनके साथ जो सिनेमाटोग्राफर हैं मुइज़ खान, आई थिंक इन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, द वे दे शॉट इट, द वे दे एडिटेड इट, द वे दे पुट इट टुगेदर। बट आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ बीन अ वेरी नाइस सिविल, हम लोगों की और ISPR की बहुत अच्छी कोलैबोरेशन रही है। और इसमें आई थिंक यही प्रिंसिपल था कि क्योंकि ये देखें, सब शुरू ऐसे करते हैं कि देखें जो आपने जो ओरिजिनल गाना है, जो अर्लियर वर्जन है, उसमें ब्लैक एंड वाइट वीडियो है वो, और उसमें बहुत सारे जो मेल कैडेट्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 40 साल के बाद एग्जैक्टली उसी तरह की ट्रेनिंग जो है वो फीमेल कैडेट्स कर रही हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है और ओन अप करने की बात है कि जी ये प्रोग्रेस है जिससे पाकिस्तान गुजरा है। और पूरा वीडियो आई थिंक जो है वो उसी चीज़ प्रोग्रेस को दिखा है कि हम एक जैसे जैसे हम एक नए वक्त में आते जा रहे हैं, हमारी एवोल्यूशन किस तरह पॉजिटिवली बढ़ती जा रही है, और कंटिन्यूसली जो हमारी आर्मी है, हमारी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो रेडीनेस है, एंड एट द सेम टाइम जो उसका कंट्रीब्यूशन है इनटू द लार्जर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसकी एवोल्यूशन किस तरह पॉजिटिवली हो रही है। ऑल दैट सेड, आई थिंक इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव स्पेस, कि ये
हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। जब हम उस गाने में बात आती है, एक लाइन है कि बड़ी कठिन राहें देखी हैं हमने, हम एक बहुत मुश्किल सफ़र से गुजरते आए हैं और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस सारे मुश्किल सफ़र में, उस मुश्किल सफ़र में बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस की है, सिर्फ आर्मी में नहीं की, पॉलिटिशियंस ने की है, सिविलियंस ने की है, सब ने मिलके की है और वही चीज़ हमने वीडियो में भी पोर्ट्रे किया है। तो ये, और आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग इज़ कि देखें, और हमने जिस तरीके से इसको परफॉर्म किया, आई थिंक यही हम बात कहना चाह रहे हैं कि हम सब मिलके तैयार हैं और हम सब ने मिलके इस मुल्क की बढ़त में आगे अपना हिस्सा डालना है, बर्तरी में बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपना हिस्सा डालना है और हम डालते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो पूरा सफ़र है इस गाने को बनाने में और इसको इस पॉइंट तक लाने में, आप नहीं जानते जिस जर्नी से मैं गुजरा हूँ। मैंने कल भी एक बात मेंशन की थी, ये कि मेरा पेट्रियटिज़म, मेरी हुब्बुल वतनी कई गुना ज़्यादा बढ़ी है और आई थिंक इस पूरी एफर्ट से गुजरने के बाद आई डू फील के देखें, हम म्यूज़िकली तो करते हैं लेकिन और जिस तरह भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं ज़रूर करूँगा, पीछे ना रहे। डेफिनेटली इस गाने ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, आपको बहुत मोटिवेट किया। अली हमजा, बिल्कुल मुझे ना आपने सब कुछ जो है ना वो गिनवा दिया, सब कुछ बता दिया। मैं ये चाहती थी कि एक लास्ट पैगाम प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़रूर बात कीजिए कि जो बिल्कुल खामोशी के साथ में दहशतगर्दी की नज़र हो गए। हमने बहुत जाने गंवाई हैं, हमारे बहुत प्यारे गए हैं इस दहशतगर्दी से लड़ते हुए। उन सब के लिए बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सलाम है आपको और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हम सुकून की नींद सो सकते। डेफिनेटली इट्स एन इमोशनल स्पेस और बस खुदा आप सबको आला से आला दर्जात अता फरमाए, आमीन। और बस हम इंस्पायर हो सकें कि हम भी आपकी तरह एक दिन उसी तरह कारआमद काम आ सके, वतन के काम आ सके, मट्टी का हक अदा कर सके। देखो अली नूर, एक मैसेज आपकी तरफ से भी कि ज़ाहिर है इट्स नॉट जस्ट अबाउट फोर्सेस, इट्स अबाउट एवरी इंडिविजुअल, एवरी पाकिस्तानी जिसने अपना रोल अदा करना है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि देखिए, पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में सो कॉल्ड हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की बिगिनिंग्स अब जाके होना शुरू हुई हैं। मुझे लगता ये है कि फाइनली हम एज अ कंट्री जो मर्जी कर लें, इस तरह से मर्जी कर ले, हमें यहीं पर रह करके कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मेरा दिल अब इस बात की गवाही देना शुरू हो गया है कि सही मानों में ये वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जगह को ट्रूली ओन अप करना, ट्रूली उसके साथ एक रिश्ता बनाना और अपने पेट्रियटिज्म की फीलिंग को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना किसी ऐसी चीज़ में जिससे किसी भी जगह का बेहतरी हो, हम शायद एज अ सोसाइटी इस चीज़ को अब सीख रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन इस बात को सीखेंगी। तो मुझे बहुत उम्मीद है इस बात से कि हम लोग की जो एक बहुत बेहतर, इस मुश्किलात से गुजर के एक बहुत बेहतर वक्त ज़रूर मुझे नज़र आता है, जिसमें हम दुनिया में सही मानों में अपना एक जो हमारा कल्चर है, जो हमने अपने आप को डेवलप किया है एज ह्यूमन बींग्स, कुछ दानिस्ता तौर पे, कुछ वक्त के हिसाब से, वो सब चीज़ें हमारा हम जो एक दुनिया में सही मानों में अहम रोल अदा कर सकते हैं बतौर एक ना सिर्फ कौम के बट एक जिंदा इंसान के होने की हैसियत से, वो मुझे अब नज़र आता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि हम इसी रास्ते पे गामजन रहें, क्योंकि और हम कहीं जा सकते नहीं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बस मेरी यही दुआ है और उम्मीदें हैं इस बात पे कायम हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं। अब हम कोशिश इनका बेहतर फ्यूचर चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि इनको यहीं पे मिले, कहीं और ना। क्या बात, ज़बरदस्त। हम सबको अपनी कैपेसिटी में रहकर काम करना है। बहुत शुक्रिया अली नूर, अली हमजा साथ मौजूद थे आप। इस मिली नगमे को हमने सुना भी, उससे पहले बात करने से पहले बात सुनी। और किरण, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। मेरी तो विश है कि नया दिन कभी हो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से। आपने कह दिया अली भाई, ज़रूर इसके ऊपर काम ISPR को भी सोचना चाहिए, इससे मुताबिक सोचना चाहिए। अच्छा देखिए, आज मौका नहीं था, अगले किसी मौके पे पूछेंगे कि ये लोग आगे ना किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी गुफ्तगू रहेगी। बहरहाल आज की गुफ्तगू क्यों कर रही, एक मिली नगमे पर, इसका मौका है तो हम इसी की बात करेंगे।
हम शाहीनों की बात करेंगे। फ़ज़ाओं की फ़ातेह पाक फ़ज़ाइया 1965 से लेकर अब तक आज तक दुश्मन के लिए ख़तरे की, खौफ की, दहशत की अलामत है। एयरफोर्स ने 65 हो या फिर 71 या फिर 2019 बुज़दिल दुश्मन के होश उड़ा दिए, उनका सारा जज्बा हवा किया, धुआं किया। एग्जैक्टली एक बार नहीं किया, कई बार किया। जंग सितंबर से लेकर आज तक पाक फ़ज़ाइया किन महाजों पर नाकाबिल शिकस्त फोर्स बनकर उभरी। आज यौम फ़ज़ाइया है, खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया उस्मान खान ने, आपको दिखाते हैं। तो जनाब, अब हम अहम दिन तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनसे पाकिस्तान नबर्द आज़मा है। मैं अब बात कर रही हूँ मौसमियाती तब्दीलियों की, बारिश की, फ्लड की। इसके रिलीफ के लिए काम किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन भी इसी सिलसिले में खासी मुतहर्रिक। तो मौका ये था कि वो रिलीफ का काम करने के लिए गए थे और फिर वहाँ पर एक वीडियो थी कि जिसमें ये देखा गया कि वज़ीरिस्तान में उन्होंने रक़्स किया। उन्होंने कहा मैं इस कदर खुश हुआ हूँ यहाँ के लोगों के जज्बों की शफाफियत और मोहब्बतें देखकर कि मैं भी इनके रंग में रंग गया हूँ। मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ था। एनीवेज जी, रोनाल्डो साहब सोशल डिस्टेंसिंग तो थी। रोनाल्डो साहब का मुखातिब कर रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ, मास्क पहन लीजिए। ये हुआ जनाब, क्रोएशिया के खिलाफ मैच के दौरान इंतजामिया ने मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। वीडियो आपको दिखाते हैं। तो जनाब, अगर SOPs को फॉलो नहीं करे तो हीरो नहीं रहता, ज़ीरो हो जाता है। ये वापस से हीरो बन गए। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो रिलीफ का काम करें, जो अपनी जान दाव पे लगा दें मखलूक़ खुदा को बचाने के लिए। मखलूक़ खुदा का जज्बा बेदार हो तो इंसान की राह में सैलाब भी रुकावट नहीं होता। पानी के थपेड़े, हवाओं के थपेड़े भी कोई वक़्त नहीं रखते ऐसे शख्स के आगे जो ज़िंदगी बचाना चाहता हो। स्वात के बलाई इलाके बहरीन में एक दुकानदार ने अपनी जान खतरे में डाली, सैलाब में फंसे हुए कुत्ते को बचाया। लोगों ने उनको सराहा, उनके जज्बे को सलाम किया कि अपनी जान की परवाह भी आपने नहीं की और किस तरह से आपने लोगों को एक अच्छी मिसाल पेश कर दी अपने इक़दाम से। सैयद शहाबुद्दीन उन्हीं के साथ में मौजूद हैं, तो सैयद शहाबुद्दीन की जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, 1 सितंबर को दरियाए स्वात में शदीद तुग़यानी आई और पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा आ गया था। सैलाबी रेला गुजर रहा था और इस दौरान पूरा इलाका पानी की जद में आ गया था। तो ऐसे में अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो ये वो जगह है। अब पानी की सतह कम हो गई है, लेकिन जब यहाँ पे एक तेज़ सैलाबी रेला गुजर रहा था तो यहाँ पे एक कुत्ता भी फंसा हुआ था और वो कुत्ता आपको अभी नज़र आ भी रहा होगा। ये वो कुत्ता है जो सैलाबी रेले की जद में आकर फंसा हुआ था। लेकिन यहाँ बहरीन का एक मुकामी शख्स है, यहाँ पे एक छोटा सा दुकानदार है, लेकिन उसने हिम्मत की, सैलाबी रैली में जाकर इस कुत्ते को बचाया। बात करते हैं अफसर खान से। अफसर खान, किस जज्बे के तहत उस कुत्ते को आपने बचाया? जी, मेरा सिर्फ दीन का जज्बा है कि सारी दुनिया की इंसान जो है ना जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। सारे दुनिया की इंसान, ये तो एक नजस कुत्ता था, हम तो इसके लिए फ़िक्रमंद थे। हम तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए, काफिरों के लिए भी ये कोशिश करते हैं कि दावत तबलीग का काम जो है ना दुनिया में और सरफरोज हो जाए, सरफरू हो जाए और सारे दुनिया में जो है ना दीन का काम फैल जाए और लोग भागते भागते और दुनिया दीन के कामों में आ जाए और जो है ना जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। अच्छा, क्या जज्बा था, कितना ख़तरनाक रेला था, ये भी बताएगा? किस तरह आप गए और कुत्ते को बचाया? जी, मेरा जो है ना फोकस सारा जो है ना कुत्ते पर था और मुझे अपनी जान की ज़रा भी अभी तक भी परवाह नहीं थी। उस टाइम भी जब मैं पानी में चल रहा था तो मेरा जो है ना जहन में ये नहीं आ रहा था कि भाई मैं जो है ना पानी में गिर जाऊंगा या डूब जाऊंगा। सारा जो है ना मैंने अपनी नज़रें जो है ना इस कुत्ते पे जमाई थी, मैं कब इसको पहुंचूंगा, कब अपनी गोद में उठाऊंगा, यही मेरा जज्बा था। जी, अफसर खान की बात है, अपनी सिनी खिदमत खल्क का जज्बा जब होता है तो न सिर्फ इंसानी जानों को बचाया जाता है बल्कि वो मखलूक जो बेज़ुबान होती है उस मखलूक को भी बचाया जाता है। और ये साबित किया है अफसर खान ने कि सैलाबी रेले में जाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर वो चला जाता है और कुत्ते को बचाता है। शुक्रिया शहाबुद्दीन, आपने अपडेट किया। मैं इस मामले से मुताल्लिक भी मुलाकात भी आपने की उनसे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अभी हमें बढ़ना है आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। खबर फैसलाबाद से। भत्ता माफिया ने शहर खमोशा को भी न बख्शा। कब्रों की जगह हजारों में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। कब्रिस्तान में ये धंधा कैसे किया जा रहा है आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद की हम बात कर रहे हैं। ये कब्रिस्तान का मामला है जो कि इस तरीके से रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर 20,000 रुपये कब्र बनवाने के देने पड़ते हैं। कब्र पक्की करवानी हो तो 35,000 रुपये वो देने पड़ते हैं। ये सारा मामला एग्जैक्टली आपके सामने रखते हैं। माफिया ने शहर खमोशा को भी ना बख्शा। कब्रों की जगह हज़ारों रुपए में फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ। कब्रिस्तानों में ये धंधा कैसे होता है आइए आपको दिखाते हैं। कब्र बनवाने के 20,000, पक्की करवाने के 35,000। पहले से जगह चाहिए तो कीमत होगी 40 से 50,000। फैसलाबाद के सरकारी कब्रिस्तानों में बत्ताखोरों ने पंजे गाड़ लिए। कमालाबाद कब्रिस्तान में जाली वेलफेयर सोसाइटी बनाकर गोरखन और उसके 5 साथियों की लोगों से लूटमार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए बत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। चंद लोग हैं जो उसी महल्ले के रिहायशी हैं और वो पिछले 20-25 साल से जो कब्रिस्तान है, सरकारी कब्रिस्तान, उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ पे जो भी मैयत दफनाने के लिए आती है उस मैयत के लवाहिकीन से ये 25,000, 30,000, 35,000 वसूल करते थे। रसीद थी वो 100 रुपये की देते थे। हमने इन पर FIR का इंदराज किया है और जो मुल्ज़मान हैं हमने डायरेक्शन दी है कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। मुल्ज़मान ने उल्टा ज़िले इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगा दिया है। आज तक किसी बंदे ने हमें आकर नहीं पूछा कि भाई आपका मौक़िफ़ क्या है। ये आप आए, आपको हम अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। शायद इंतज़ामिया पे कोई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन हमें सुने बगैर हम पे पर्चा FIR दे दी गई। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मुल्ज़मान 22 लाख रुपए मालियत की कब्रिस्तान की दीवारों की ईंटें भी फरोख्त कर चुके हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी है। असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद अयूब बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन भी किया है। उनका मौक़िफ़ यूँ तो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन मज़ीद बात करेंगे हम उनसे। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये सरकारी कब्रिस्तान, यहाँ पर भत्ताखोरों के डेरे, कुछ मालूम हुआ सर कितने लोगों का ग्रुप है, कैसे काम करते हैं, ये पैसे कैसे बटोरते थे कि इतना लेट इल्म हुआ, इतना लेट ये मामला सरफेस पर आया? जी बेसिकली डिप्टी कमिश्नर साहब को शिकायत मसूल हुई थी कि कमालाबाद कब्रिस्तान है, इलाका थाना गुलबर्ग में, जहाँ कुछ लोग हैं जो सरकारी कब्रिस्तान उस पर वो भत्ता वसूल कर रहे हैं। जो मैयत वहाँ जाती है उसको दफनाने के एवज़, और उसमें जो वहाँ का गोरकन था वो भी उसमें इन्वॉल्व था। और इस पर हमने जो है अपना थारो प्रोब किया, अपने स्टाफ को भेजा, इसको वेरीफाई किया, तो हमें मालूम हुआ कि वो चंद लोग जो अहले इलाका हैं वो ये सारा काम कर रहे थे, जिसमें वो जो लोग मैयत वहाँ पे आती थी उसको दफनाने के एवज़ जो लोगों से जो है हज़ारों रुपए बटोरे जाते थे, जिसका सरकार को बिल्कुल इल्म नहीं है और सरकारी ज़मीन को वो मिसयूज़ कर रहे थे। और इसके साथ साथ वो जो पक्की कब्रें हैं उनके एवज़ भी जो है वो हज़ारों रुपए आवाम से ले रहे थे और साथ साथ वो उनको थ्रेट भी करते थे, डराते धमकाते भी थे कि हम आपको यहाँ दफनाने की इजाज़त नहीं देंगे। और इसके साथ साथ इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने कब्रिस्तान के इर्द-गिर्द 4 दीवारी है उसमें 30 लाख रुपए की ईंटें हैं वो भी चोरी की हैं। तो अवामी शिकायत का अजाला करते हुए DC साहब ने मुझे फौरी तौर पे कार्रवाई करने की हिदायत की और मैंने इन पे FIR दर्ज करा दी है। इतना सब कुछ इन लोगों ने किया, इनका तरीक़ा वारदात था क्या आखिर, ज़रा थोड़ा सा बताइए इस बारे में। बेसिकली ये कुछ दहाइयाँ कबल एक अंजुमन बनी थी, मकामी तौर पे एक कमेटी बनी थी जो कि इस कब्रिस्तान का इंतज़ाम चला रही थी, लेकिन उस अंजुमन के जो जिन लोगों ने बनाई थी वो वफ़ात पा गए और उनके बाद इन लोगों ने उसको टेक ओवर कर लिया और लोगों को जो है एक्सटॉर्ट करना शुरू कर दिया। सर आपने इससे पहले कहा कि DC साहब को कंप्लेन मिली, उसके बाद आप लोगों ने एक्शन लिया है। ऐसे मामलात फैसलाबाद में पहले भी रिपोर्ट होते आए हैं, माजी में भी रिपोर्ट होते आए हैं। सर कॉन्क्रीट स्टेप्स क्यों नहीं लिए जाते कि ऐसे मामलात फिर ना हो दोबारा से? पुलिस को हमने डायरेक्शन दी है कि इनके मुल्ज़मान हैं, इनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की जाएँ
और इसके साथ साथ जो कब्रिस्तान है उसको सरकारी तहवील में ले लिया गया है और इसकी जो है मकामी तौर पे हम एक कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी जो है वो हमारे ऑफिस से उसका नोटिफिकेशन होगा और वो कमेटी जो है इसका इंतज़ाम वो इंतज़ाम करेगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। अच्छा जी, ये एक मामला था कि जो हमने आपके सामने रखा। अब आपके सामने दो वाक़यात रखेंगे। ताल्लुक़ है जी ओकाड़ा से, दूसरे का कराची से। कराची का वाक़या मैं पहले आपके सामने रखती हूँ, ज़रा क्विकली इसके बारे में बताती हूँ। पुरानी सब्ज़ी मंडी, यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर से बिल्कुल करीब की दुकान पर नंगे पाँव अपने घर से एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची निकलती है चीज़ लेने के लिए। यानी दुकान इतनी करीब रही उसके घर से। इस बच्ची को अगवा किया जाता है, इसकी जान ले ली जाती है, बच्ची की लाश जला दी जाती है, किसी को पता नहीं चलता। इसके बाद में एहतजाज भी हुआ है जी, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। मगर अब क्या हो सकता है, जो जिम्मेदार है उनको कैफर किरदार तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जो तकलीफ दह सिचुएशन है वो ये, इस मासूम सी बच्ची की जो सबसे ताज़ा तस्वीर है वो 14 अगस्त की है। मतलब आप इस मासूम का चेहरा देखिए, इसकी आंखें देखिए, इसकी खुशी देखिए, और अब जो कुछ हो गया उस पर सर पीटिए, कलेजा पीटिए, आंसू पीजिए या आंसू बहाइए, ये मासूम वापस नहीं आ सकती। हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा वाक़या जो हम आपके सामने रखेंगे वो है ओकाड़ा से। ओकाड़ा का इलाका शेरगढ़, यहाँ पर देखिए इंसानियत सोज रवैयों की इंतहा हो गई। एक माजूर नौजवान की ये वीडियो है, बुरी तरह से उसको मारा गया, पीटा गया, दरख्त से लटकाया गया, कभी मोटरसाइकिल के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा गया, नहर में गिराने की कोशिश की गई। ये मासूम नौजवान दुहाइयाँ देता रहा कि इसको छोड़ दें, अपने अंदाज में ये कहने की कोशिश करता रहा कि मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो, मुझे मत पीटो, मुझे इंसान समझो। लेकिन ऐसा करने वालों ने नहीं देखा। इस वाक़े का नोटिस लिया गया, पुलिस हरकत में आई और फिर जिसने तशद्दुद किया था उनको गिरफ्तार किया गया। इस सारे के सारे वाक़े के ऊपर हम पहले अपडेट लेते हैं समा के नुमाइंदे जावेद सिकंदर से। जी जावेद। ओकाड़ा का इलाका है शेरगढ़, जहाँ पे एक इंसानियत सोच वाक़या जो है पेश आया। सगे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ज़ेनी मजदूर भाई को रस्सियों के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। 3 वीडियो इनकी वायरल हुई है। पहली वीडियो में ये अपने ही घर में रस्सियों के साथ बांधकर उसके साथ तशद्दुद करते रहे। दूसरी वीडियो जो थी वो मोटरसाइकिल के साथ रस्सियाँ बांधकर अपने भाई को ज़मीन पर घसीटते रहे हैं। जबकि जो तीसरी वीडियो थी वो रस्सियों के साथ बांधकर नहर में फेंकने की कोशिश की जा रही है। जब ये तमाम वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए SHO शेरगढ़ को अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। तो SHO शेरगढ़ ने मुलजम जो है उसका एक सगा भाई था और उसके साथ जो उसका दोस्त था उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। जब हमारी इस हवाले से DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक से बात हुई तो उनका कहना था मुलजमान ने एक बहुत ही बुरा सलूक अपने सगे भाई के साथ किया। वो मजदूर जरूर था लेकिन उसको ऐसा सलूक जो है वो नहीं करना चाहिए था। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। जी शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। इस वाक़े पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब ने और SDP रनाला खोर ज़ियाउल हक साहब भी साथ मौजूद हैं। बिलाल भी, पहले आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। ओकाड़ा का ये वाक़या और इससे पहले हमने कराची का वाक़या इसका तज़किरा किया। यानी 6 साल की बच्ची घर से केक लेने निकलती है तो 2 साल बाद उसकी जली हुई लाश मिलती है। ओकाड़ा यहाँ पर सगा भाई है, अपने मेंटली चैलेंज्ड भाई के साथ जिस तरह का रवैया रखता है वो तो रखता है, उसकी वीडियो भी बनाता है, वीडियो पोस्ट भी करता है। ये रवैया समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो गुनाह होता है ना या बदअखलाकी होती है, ये इनफरादी फेल होता है। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह मदीना की रियासत बनने को जा रहा है, वहां पे ये इनफरादी गुनाह नहीं रहा, अब ये माशरती मजाज बन गया है। अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ माशरती मजाज नहीं, ये अहकाम का, हुकूमत का भी मजाज बन गया है। जहां पे भूख को हम अखलाकी ढांचों में ढालना चाह रहे हैं, भाई ये नामुमकिन है। हम अखलाक सिखा रहे हैं उस शख्स को जिसको हम रोटी नहीं दे सकते। मैं इसके बावजूद ये जराइम को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बताइए, इस दुनिया में कौन सा वो डिपार्टमेंट, कौन सी वो पुलिस है जो लोगों को डंडे के जोर पे अखलाक सिखा सकती है? ये तरबियत का पुलिस और अदारों का काम नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी और मिंबर के काम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये रोल सिर्फ इस वक्त मीडिया कर रहा है, बाकी तमाम अदारे माफी के साथ इंतहाई नाकाम नजर आते हैं। सर प्लीज साथ रहिएगा, हम इसी ओकाड़ा की सिचुएशन के ऊपर ही बात करना चाह रहे हैं। हमारा साथ देंगे अब DSP और रनाला खोर ज़ियाउल हक साहब। सर वेलकम टू नया दिन, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं।
मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है, क्या क्या दिफात इसमें शामिल की गई हैं, इसको नोटिस करने से लेकर और फिर अब तक का मामला सारा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा थाना है जी शेरगढ़, वहाँ पे जब एक वीडियो वायरल हुई और हमें हमारे इल्म में आया तो डीपीओ साहब उमर सईद मलिक साहब की हिदायत की रोशनी में जब हमने वीडियो को मुलाजा किया तो उसमें हमने देखा कि एक इंसेन जो स्पेशल पर्सन है उसको मोटरसाइकिल के पीछे जो है वो बांध के वो घसीटते हुए देखा गया और इसी तरह बाद उसको नहर में डुबोने की भी कोशिश की गई, जिस पर हमने उस वीडियो वायरल होने के बाद हमने अपने तौर पर पता जो की और हमने फौरी तौर पर जो है SHO शेरगढ़ की सरबराही में जो है वो टीम तश्कील दी और हमने फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है जी, जिसपे हमने इक़दाम कत्ल और बंदे को इंसल्ट करने और उसको अपना घसीटने के सिलसिले में जो है उसमें दफात जो है हमने वो सर किसकी मुद्दत में? जी पुलिस की मुद्दत में हमने खुद इसमें मुकदमा दर्ज किया है, ताकि अगर हम उसके किसी अजीज रिश्तेदार की मुद्दत में दर्ज करते तो वो बाद चूंकि वो सुलह हो जाती है अदालत में, इसलिए हमने अपनी मुद्दत में जो है ये मुकदमा दर्ज किया है। ये आपने यकीन कीजिए कि ये इस दौर को देखते हुए जिस तरह से काम किया जाना चाहिए, जिस तरह एक वाक़े के ऊपर काम होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही किया है। ये बताइए आने वाले दिनों में भी आप लोग इसी तरह से करेंगे कि कोई इस किस्म का क्लू मिले, कोई वीडियो मिले तो फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर कंप्लीटली उसको इसी तरह से ऑन करते हुए काम करें? पहली बात। दूसरी बात ये कि अब जब इनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन हुआ, इनको सजा कितनी होगी ज़रा देखने वालों को बताइए। अगर किसी इंसान को, किसी अपने को, किसी पराये को अगर ह्यूमिलिएट किया जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए, इस कदर बदअखलाक़ी का मुजाहरा किया जाए तो उसकी सज़ा क्या होती है, कितनी सख्त होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौरी तौर पे एक्शन करते हुए जनाब डीपीओ उमर साहब की हिदायत की रोशनी में हमने फौरी तौर पे FIR दर्ज की और फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया है और हमने जो इसमें सेक्शन ऐड किए हैं वो इक़दाम कत्ल की जो है वो मेन सेक्शन है जिसकी सजा जो है वो 7 से 10 साल तक हो सकती है सर। और चूंकि ये भाई ने अपने भाई के साथ ही ज्यादती की है, उसको पकड़ के घसीटा है और इसी तरह उसका साथ उसका दोस्त और कजन भी था और दोनों को हमने बर वक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिया। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि गिरफ्तार अब ये हो चुके हैं, तफ्तीश भी ज़ाहिर हुई होगी, आपने इनसे पूछा भी होगा कि भाई के साथ ये किया है, कुछ बताया उस शख्स ने जो भाई था और उसका दोस्त, उसने कुछ इससे मुतालिक बताया कि क्यों किया ये उनका बताना है जी, उसके भाई का बताना है कि ये चूंकि ज़हनी तौर पे ये स्पेशल पर्सन था और ये गांव में इधर उधर फिरता था, बाहर निकल जाता था, तो हमने इसको पकड़ा है और इसको हमने बांधना था, बजाय इसके कि ये मेंटली सिक पर्सन का कोई इलाज करते, इन्होंने कानून को हाथ में लेके। क्या वो शर्मिंदा हैं या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया? अभी तो अपने फील्ड पे शर्मिंदा है, लेकिन ये इतना बहुत बड़ा इवेंट है जो हमारे माशरती रवैयों की भी अक्कासी करता है और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बर वक्त कार्रवाई हुई है, इंशाल्लाह हम इनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा दिलवाएंगे और ताकि दूसरे लोगों को भी एहसास हो। बिलाल कुतुब साहब, पॉइंट नंबर 1, ये बिल्कुल सीधा सीधा मामला वो है, अव्वलन तो इनको पता ही नहीं था कि अगर कोई स्पेशल हो, आपके घर में कोई स्पेशल फ़र्द हो तो उसको डील कैसे करना है। उसको हेल्प करने के बजाय उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ जो वो नहीं समझ सकता। मतलब पहले स्टेप पर तो ये कम इल्मी, ये जहालत है कि जो चैलेंज बनी हुई है। सर आपको ऐसा ही लगता है? पहले अगर हम इसका तदारुक कर पाएँ, इस जहालत का कर पाएँ, तो शायद हम आगे किसी बेहतरी की तरफ जा सके। कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस जहालत को दूर करना चाहिए, लेकिन मैं बड़े ही अदब और आजिज़ी से ये कहना चाहता हूँ, सारी कौम से ये सवाल पूछें कि जहाँ पे भूख और नंग हो वहाँ जहालत कैसे दूर होती है? कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो कि समझाया जाए, जहाँ पे ख्वाहिश खुदा बन जाए, जहाँ पे आपने अपने कलमे को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ना हो, वहाँ तब्दीली कैसे आती है? बिलाल भाई सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन किसी डिग्री के साथ लगकर अगर इखलाक आता तो हमारे पास तो पाकिस्तान से बाहर से पढ़ के लोग आए, वो सबसे ज्यादा करप्शन कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा धड़ल्ले से झूठ बोल लेते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है, इसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, इसका ताल्लुक अखलाकियात से है। तालीम भी हो सकता है हो, लेकिन जब ऊपर से नीचे पनामा ही पनामा हो तो आप किसी को सजा देंगे। मिसाल के तौर पे आपने भाई पे
बद अखलाकी की। बद अखलाकी का कानून है ही कोई नहीं कि उसको सजा दी जाए। उस पर दहशतगर्दी लगाई गई, अदालत में जाएंगे, छूट जाएंगे। यहाँ पे मामला सिर्फ सजाओं को देने का नहीं है, बात इससे ज्यादा बड़ी और ज्यादा गंभीर है। हम बहुत बड़ी कोई गलती कर रहे हैं जब माशरे में पिछले 10 से 20 साल में गुनाह करने का अंदाज बदल गया है। अगर मोहब्बत आपको अपने भाई से जो स्पेशल है नहीं हो सकती, तो मुझे बताइए आप कानून साजी करेंगे कराची और सिंध में जानवरों के साथ मोहब्बत करने की? खुदा के वास्ते हिदायत की दुआ मांगे इन हुकूमतों के लिए। और एक बात और, हुकूमतों का आप तस्करा कर रहे हैं, रियासत का आप तस्करा कर रहे हैं। बिलाल भाई, हमने देखा कि अगर नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे हैं तो वहीं सूबा पंजाब की बात मैं कर रही हूँ, उसी लाहौर की बात कर रही हूँ, उनको बड़े ऐवान से मूव कराया गया, बस में भर के बिठा के किसी बिल्कुल आबादी से खाली जगह पर ले जाके छोड़ दिया गया कि हम आपको जो है ना वो वजीर आला साहब से मुलाकात करवाएंगे। ये तक किया पुलिस ने, उनको डंडे मारे। तो फिर अब तो फिर तो कोई एग्जाम्पल नहीं अच्छा आ सकता। जब ये सिलसिला माल रोड पे हो रहा था, समा की सारी टीम वहां मौजूद थी और उसमें से 90% फुटिंग हमने बनाने से इनकार कर दिया कि ये हम किस अखलाक के तहत चलाएंगे। ये जो हुक्म पुलिस ने किया, बसों में भर के कसूर के पास लेकर गए और छोड़ के आए, ये पुलिस का फैसला नहीं था, ये वक्त के हाकिम का फैसला था। क्योंकि देखिए पुलिस ने तो किया, उन्होंने तो इस ताज़ा वाक़े में भी काम किया। अच्छा, एक तो अफसोसनाक वाक़या है बिलाल भाई, दूसरे ये कि इसमें हमने वो सब कुछ देखा जो बहुत बड़े बड़े केसेस में होना चाहिए था। पुलिस ने बिल्कुल टाइमली रिस्पॉन्ड किया और तमाम तर चैलेंजेस को सामने रखते हुए किया। उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने एड्रेस डिकोड किया, कहाँ से अपलोड हुई है, कौन है ये शख्स, उन्होंने बिल्कुल क्विकली जाके, और फिर ये कितनी हौसला अफजा बात है कि उन्होंने किसी साझा हो जाएगा, गले मिल लेंगे सर, तो फिर उसके बाद में मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने इसके ऊपर नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल में जितने सारे वाक़यात आते हैं, ये तो हम नया दिन के नाज़रीन से भी इसको डिस्कस ज़रूर करना चाहेंगे, उनके सामने रखना चाहेंगे कि भाई अगर सरकार अपनी मुद्दत में, पुलिस अपनी जिम्मेदारी के साथ में किसी भी मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करे तो वो कितना अच्छा है। बिलाल भाई प्लीज आपका कमेंट, वीडियो को देखना और उस पर एक्शन भी लेना और छोड़ना नहीं किसी पे। आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैंने वो ऐसे पुलिस अफसर देखे हैं जो कि खुद रोते हैं जब वो जुर्म को देखते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को रोते हुए देखा है कि हम अपने भाइयों बहनों माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह के जराइम करते हैं। ये एक शिफ्ट हो रही है, इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। गुनाह की जब पैराडाइम शिफ्ट आ रही हो तो वहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वहां जो रोल अदा करना है वो उस्तादजा को, मिंबर को और हुकूमत को करना है। जब ऊपर से नीचे सच्चाई उतरेगी तो जुर्म कम होगा। भूख को आप अखलाक के सांचों में मत ढालने की कोशिश करें, गलत फॉर्मूला होगा। अच्छा बिलाल भाई, अभी कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, मैं उस बच्ची की पिक्चर नहीं देख पा रही, उसके घर वालों का, उसके मोहल्ले वालों का, जिन्होंने उसको सामने खेलते देखा होगा, जिसको एक्साइटेड देखा होगा 14 अगस्त के लिए, मुख्तलिफ दिनों के लिए, उनका क्या हाल होगा। बिलाल भाई, सिर्फ सीसी कैम लगा हुआ हो तो वाकयात कंट्रोल हो सकते हैं। अगर ये पता हो अगवा करके ले जाने वाले को कि मुझे देख लिया जाएगा, मैं कैप्चर कर लिया जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा, इस किस्म के अफसोसनाक वाकयात ना हो। ऐसा दिल खराश वाकया है ये, यकीन कीजिए नाश्ता नहीं हुआ आज हमसे। आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची मुझे ये बताइए कि अल्लाह मियाँ का सीसीटीवी इतना बड़ा लगा हुआ है, जब हम उससे नहीं डरते तो ये बेचारे 9-9 हज़ार रुपए के सीसीटीवी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आप उस माशरे का ध्यान कीजिए जिसमें इतनी उम्र की बच्ची के साथ ये वायलेंस हो सकती है। अगर आज उस मुजरिम को आप सरेआम फांसी भी दें तो आपका आधा मुल्क उस फांसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ये इनह्यूमन बात है। और बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए इस मुल्क के अंदर, ज़हनी तौर पे, किरदार के अंदर और तालीम के अंदर, फहम के अंदर। जहां आपका राइटर आज लिखने की काबिलियत ना रखता हो, वहां जराइम की रिपोर्टिंग जो है, यकीन कीजिए उसके अलावा इस मुल्क में अदब, लिटरेचर कोई नहीं रह गया कि सारा दिन बैठ के हम ये बहसें करें कि बाप ने बेटी, बेटी ने बाप और माँ ने बहू के साथ क्या सलूक किया। ये जराइम जिस माशरे का लिटरेचर बन जाए, वहां तब्दीली मेरे और आपके हाथ से निकल चुकी है। बिलाल भाई बिल्कुल एक फाइनल कमेंट, हमने जो ज़ैनब के केस में थोड़ी सी एनर्जी देखी, थोड़ी तेजी देखी, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स की तरफ मजीद जाना होगा। जो ऐसा करेगा उसको सिर्फ न सिर्फ ये कि सजा दें, बल्कि सख्त से सख्त सजा दें। वो भी कम है जो उस शख्स के साथ हुआ था। शायद हम थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सके। आपकी बात 100% वजह है, लेकिन मैं ये सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर समा को आप ज़ैनब के केस से निकाल दें,
कोई दुनिया की ताकत इस कौम को सड़कों पे नहीं ला सकती थी। ये रिपोर्टिंग थी जो लेकर आई, ये समा की वो काली रंग की कमीजें थी जो सामने लेकर आई। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं आपसे अर्ज करूं कि जो लोग उस शख्स को जो कि नात पढ़ने वाला एक हाफिज था अपने आप को कहता और फखर कसूर का माना जाता था, उसी शाम कत्ल करने के बाद कचरा कुंडी पे ज़ैनब को फेंकने के बाद उसने जो कब लिया था डिप्टी कमिश्नर से, आप गौर कीजिए कि ये कौन लोग हैं जो हमने इस माशरे में पैदा कर लिए। अल्लाह हमको बचाए ऐसे दरिंदों से। बिलाल भाई थैंक यू सो वेरी मच। आप थे वाकया 2 थे, वक्त बहुत कम था, हमने कोशिश की कि आज इसके ऊपर बात कर सकें, क्या हो सकता है कि सबको एलिमिनेट किया जाए, अपनी लाइफ से एक बेहतर सोसाइटी की तरफ जाएं। आज हमने एक बिल्कुल छोटी सी कोशिश इसके ऊपर की है। हम जब तक इस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा इस सिलसिले में बात करते रहेंगे, करनी भी चाहिए और ये हम काम करेंगे, फॉलोअप्स लेंगे। एनीवेज जी अब वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, एक्स्ट्रा ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का, अपने आसपास का। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।